हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एक लिक्विड ड्रॉप, बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप में जब टूटता है तो वर्क डन, बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप जब मर्ज करके एक लिक्विड ड्रॉप बनाते हैं तो उसमें रिलीज एनर्जी का कंसेप्ट समझाया था। फ्लूइड के लेक्चर नंबर 8 में आज का हमारा जो गोल है वो है हम एक्सेस प्रेशर के बारे में बात करेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल को समझेंगे और कैपिलरी राइज के कंसेप्ट को समझेंगे। कैपिलरी राइज नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एक्सेस प्रेशर। और आज हम लोग आपको सारे पीवाईक्यू करा देंगे 99%। 1-2% ही पीवाईक्यू कहीं बचा होगा। सारे टॉपिक के पीवाईक्यूज के साथ में लेता चल रहा हूं, कुछ मिक्स्ड पीवाईक्यू करेंगे, है ना, और इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल AIPMT 14 में पूछा था, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर। सर्टेन नंबर मतलब नंबर हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ n ड्रॉप्स मर्ज करके एक लिक्विड ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं कैपिटल आर रेडियस का, और इनका स्मॉल आर रेडियस हमें पता है। वॉल्यूम V एंड T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। बताइए, बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स जब अलग होंगे ना तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जैसे मर्ज करके एक लिक्विड ड्रॉप बनाएंगे तो एरिया कम होगा। एरिया डिक्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब वो रिलीज एनर्जी हमसे पूछा है, ऑप्शन देख लेते थोड़ा सा। रिलीज सही है, रिलीज सही है, एब्जॉर्ब वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। इनिशियल एनर्जी कितना था? इनिशियल एनर्जी था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन एस। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया आपका एरिया, एरिया इंटू एक ड्रॉप का एरिया इंटू सरफेस टेंशन एनर्जी, और वैसे वैसे टोटल एन ड्रॉप रहे होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस। यहां से बेटा 4 पाई एस कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। पूरे फॉर्मूले में कहीं एन के बारे में बात नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एन का फॉर्मूला हम जानते हैं। याद करिए, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो एन का पावर 1/3 को लिख सकते हैं आप कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, क्यूब को उधर ले जाइए तो एन इज इक्वल टू आ जाए कैपिटल आर बटा स्मॉल आर का पावर 3। सिंपल सा बात है। तो एन को यहां पर रख देंगे आप कैपिटल आर बटा स्मॉल आर का पावर 3। बताइए, कैपिटल आर का पावर 3 बटा स्मॉल आर का पावर 3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? इंटू 4 पाई एस। अब हमसे उसके टर्म्स में लिखना है, वॉल्यूम के टर्म्स में जवाब देना है। वॉल्यूम के टर्म्स से तो हमने नहीं लिखा है, तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर से आर क्यू को कैंसिल करेंगे तो नीचे आर आ जाएगा, और कैपिटल आर क्यू को बाहर निकाल लेते हैं। बेटा कैपिटल आर क्यू को बाहर निकालेंगे तो ये होगा 4 पाई एस कैपिटल आर क्यूब इंटू, यहां से कैपिटल आर क्यूब बाहर जाएगा 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। अब वेट करिएगा, सर कैपिटल आर कहां से आ गया? तो जब आर क्यू कॉमन निकालोगे तो सिर्फ आर स्क्वायर ही था, तो 2 आर स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा, एक आर से मल्टीप्लाई एक आर से डिवाइड करेंगे तो आर क्यू बाहर, नीचे का आर बच जाएगा। अब यहां पे 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब आपका हो जाएगा वॉल्यूम, तो V इंटू एस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर इंटू सरफेस टेंशन T। देखिए 3VT, देखो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 3 वॉल्यूम इंटू सरफेस टेंशन, 3 वॉल्यूम इंटू सरफेस टेंशन, 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ए और सी में से ही एक आंसर होना चाहिए था। बड़ा आसान है, कोई खास बात नहीं बेटा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 ड्रॉप ऑफ इक्वल रेडियस कोलिज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, व्हाट रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर वन। 2 छोटा छोटा ड्रॉप मर्ज होकर बड़ा ड्रॉप बना रहा है, व्हाट इज रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर वन। बिगर ड्रॉप और स्मॉलर वन का सरफेस एनर्जी का रेशियो पूछा है। इसका रेडियस हमें नहीं दिया, हां नंबर 2 था और एक लिक्विड ड्रॉप बन गया कुछ कैपिटल आर रेडियस का। तो बाद में बड़े स्फीयर का सरफेस एनर्जी बटा छोटे स्फीयर का सरफेस एनर्जी डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे इसका सरफेस टेंशन एस इंटू इसकी एरिया
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन टू एस इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही तो हम लिखेंगे सर। 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 ड्रॉप है, तो ये तो कह रहा है सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर वन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ अ बिगर ड्रॉप टू अ स्मॉलर वन। तो एक ही स्मॉलर का हमें लेना है, तो ये एज इट इज रखेंगे। एस से एक्स कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, कैपिटल आर का होल स्क्वायर बटा स्मॉल आर का होल स्क्वायर को हम यहां से देखिए कैपिटल आर इज इक्वल टू एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर होता है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 2/3। तो कैपिटल आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एन का पावर 2/3। तो ये हो जाएगा n का पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 1, n की वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 2/3 इज टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया बेटा? 2/3 सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर वन, स्मॉलर एक ड्रॉप के कंपेयर में बड़े वाले का सरफेस एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो 2:2 A mercury drop of radius 1 centimeter, a mercury drop of radius 1 centimeter is spread into 10 to the power 6 droplets। अच्छा, 10 into 10 to the power 6 छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट गया of equal size। The energy expanded in this process surface tension of the mercury is this। surface tension of the mercury is 32 into 10 to the power -2। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। तो एक ड्रॉप बहुत छोटे छोटे ड्रॉप में टूट रहा है तो बहुत सारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो वही पूछा है एनर्जी एक्सपेंडेड, इसमें कितना एनर्जी खर्च हुआ है। बोले सर एनर्जी बढ़ गया तो खर्च कहाँ हुआ? अरे एनर्जी सरफेस एनर्जी बढ़ गया। अब सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में कोई एनर्जी तो खर्च हुआ होगा ना। तो सर ये तो हमें पता है, रिलीज एनर्जी डेल्टा ई हमने निकाला था। क्या निकाला था याद करिए, 4 पाई एस आर स्क्वायर। बबल नहीं है, सोप बबल नहीं है, एयर बबल नहीं है, तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू याद करिए n का पावर 1/3 -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 पाई सरफेस टेंशन की वैल्यू 32 इंटू 10 टू द पावर -2 आर स्क्वायर, तो आर है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर, तो 1/100 इसका स्क्वायर हो गया, रेडियस का स्क्वायर 1/100 इंटू 10 टू द पावर 6 का पावर 1/3 -1। तो 10 टू द पावर 6 का पावर 1/3 इससे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2। 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर -1, 100 -1 99, तो ऑलमोस्ट 100 कह सकते हो। 99 और ऑलमोस्ट 100 कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 32 × 4 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32 × 4 तो 8 और 4 × 12 128 इंटू पाई भी तो है 3.14। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से तो ये आंसर आ जाएगा सी के आसपास। एक बार मर्ज मिला लीजिएगा क्योंकि ये रहा 10 टू द पावर -2, तो ऑर्डर 10 टू द पावर -2 का ही रहेगा क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 10 टू द पावर -4 होगा नहीं। उसके बाद 8 का फैक्टर आ नहीं रहा क्योंकि ये 3.14 है और ये 128 है, तो इसको 13 मान लो, इसको 3 मान लो, तो हाँ 13 × 3 39 सी आंसर आ गया है ना। तो आपको अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर के बारे में। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? तो देखिए बेटा, मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉप है, सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेरिकल शेप गेन करने की कोशिश करता है। सरफेस टेंशन ही तो रीजन है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप अटेन करने की कोशिश करता है, स्फेरिकल शेप में आने की कोशिश करता है। सरफेस टेंशन क्या करता है? तो मान लो ये लिक्विड ड्रॉप है, इसके सरफेस पे कोई एक एटम अज्यूम कर लिया, तो इसका पड़ोसी एटम इसको इस तरफ खींच रहा होगा और यहां पे जो पड़ोसी एटम होगा इस तरफ खींच रहा होगा, तो इधर खींचेगा या किधर खींचेगा, दोनों फोर्स एंटी पैरेलल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। जब लिक्विड किसी कंटेनर में रखा हो और उसका सरफेस सीधा हो तो यहां वाले लिक्विड को ये भी आगे खींचता है, ये आगे खींचता है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ होता है। उसी तरीके से यहां पे देखोगे तो ये भी नेट फोर्स अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। ये सरफेस टेंशन की वजह से खींच के अंदर अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। तो अंदर में जो एयर मॉलिक्यूल होगा वो हाई प्रेशर पे होगा बाहर वाले के कंपेयर में। अब वो कितना हाई प्रेशर पे होगा इसको समझने के लिए मान लीजिए कि हमने एक लिक्विड ड्रॉप लिया जिसका रेडियस है r, उसका सरफेस टेंशन है s, ठीक है। अब
अंदर से बाहर की तरफ ये एक्सपैंड हुआ है, वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस आर, तो कितना वर्क डन करना होगा सर? जितनी इसकी सरफेस एनर्जी बड़ी होगी। अभी अभी तो हमने किया है लास्ट क्लास में, एक लिक्विड ड्रॉप था आर रेडियस का, उसका रेडियस डबल करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितना वर्क डन होगा, कैसे निकाला था? तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 4 फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, यही तो था। सरफेस टेंशन इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, अगर ड्रॉप है तो सोप बबल होगा तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूं ये डेल्टा आर इज अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा रेडियस मैंने इंक्रीज किया इसका, बहुत छोटा सा, इन्फाइनेटली स्मॉल रेडियस। तो डी लिखते सर, चलो कोई नहीं, डेल्टा लिखते, लेकिन बोल तो रहा हूं ना, इन्फाइनेटली स्मॉल रेडियस इंक्रीज किया है, तो उसमें कितना एनर्जी बढ़ा होगा, ये इसमें कितना वर्क डन होगा? तो इसमें वर्क डन होगा या जो एनर्जी बढ़ी होगी डेल्टा ई, एक्सेस एनर्जी वो होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, वो होगा बेटा सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इनिशियली वो लिक्विड ड्रॉप का रेडियस क्या था? कैपिटल आर, और फाइनली रेडियस क्या हो गया? आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई कॉमन आ जाएगा इंटू एस, इसका होल स्क्वायर होगा बेटा कैपिटल आर स्क्वायर 2 आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। होल स्क्वायर को खोल दिया, 4 पाई को कॉमन निकाल दिया। यहां से एक चीज देख पा रहे होंगे आप कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डेल्टा आर का होल स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि मैंने बोला है डेल्टा आर इज अ वेरी स्मॉल, और स्मॉल नंबर का स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल होगा। तो सर ये तो बचेगा आपका 8 4 दूना 8 पाई एस आर डेल्टा आर। हाँ, लेकिन सर ये वर्क डन किया किसने है? ये जो एक्सेस एनर्जी आई है वो तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर दिया आपने, तो ये एक्सेस एनर्जी आई है, इतना एनर्जी बढ़ा है, तो इतना एनर्जी तो किसी न किसी के वर्क डन की वजह से किया हुआ होगा। अब वर्क डन किया किसने है? तो बताओ, अंदर में ये लिक्विड ड्रॉप का इनसाइड एरिया है और ये लिक्विड ड्रॉप का बाहर वाला एरिया है, इन्फाइनेटली स्मॉल रेडियस इसका मैंने इंक्रीज किया, सॉरी पीआई, इनसाइड और ये आउटसाइड। तो अंदर में जो एयर मॉलिक्यूल है, सरफेस टेंशन की वजह से इसका सरफेस स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो ऐसा होगा कि अंदर से बाहर की तरफ अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो सर ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं, कैसे? तो डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर डिफरेंस इंटू चेंज इन वॉल्यूम। हाँ, ये निकाल सकते हैं, सही बात है, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर डिफरेंस, अंदर में प्रेशर है पीआई, बाहर में है पी नॉट, तो पीआई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है? तो इसका सरफेस एरिया कितना था? लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया ये है ना, ऐसा ऐसा है 4 पाई आर स्क्वायर, और इन्फाइनेटली स्मॉल डेल्टा आर मैंने इसका बढ़ाया है, तो चेंज इन वॉल्यूम तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा भी होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा भी होगा चेंज इन वॉल्यूम। सर कैसे? नहीं समझ आया? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करो, नहीं करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे समझो कि स्फीयर था, इसका सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसी सरफेस एरिया पे बहुत छोटा सा डी आर मोटाई का विड्थ बढ़ा है, तो चेंज इन वॉल्यूम तो यही होगा। तो सर इतना वर्क डन एक्सेस प्रेशर की वजह से हुआ है, और इतना ही इसकी सरफेस एनर्जी बड़ी होगी डेल्टा आर में, तो ये रहा आपका ये रहा वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, वर्क डन डेल्टा पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा पी हो जाएगा इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। इसको इसके बराबर रख दो, तो 8 पाई एस आर डेल्टा आर इसके बराबर रख दो। तो यहां से देखोगे बेटा, तो 4 पाई से ये 4 पाई 8 पाई कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल होगा, सरफेस टेंशन कैंसिल नहीं हो रहा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल करोगे तो ये आर आ जाएगा,
तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू आएगा 2S/R। अब एक्चुअल में इसके डेरिवेशन का कोई मतलब भी नहीं है, डेरिवेशन तो बस ये फील दिलाने के लिए आया है कि अंदर में एक्सेस प्रेशर क्यों है, किसकी वजह से है सर, सरफेस टेंशन की वजह से। तो अगर सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेचिंग बिहेवियर जितना ज्यादा होगा, क्या एक्सेस प्रेशर उतना ज्यादा होगा? हाँ, लॉजिकली सोच कि जितना ज्यादा सरफेस टेंशन की वजह से इसमें स्ट्रेचिंग बिहेवियर आएगा, उतना ज्यादा अंदर प्रेशर बड़ा होगा। तो Pi माइनस PO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, और Pi माइनस P0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन की बिहेवियर होगी, उतनी ज्यादा वो स्ट्रेचिंग बिहेवियर शो करेगा, और उसकी वजह से उतना कंप्रेस होगा। तो जितना कंप्रेस होगा, उसकी रेडियस उतनी छोटी होगी। तो प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है जितना रेडियस उसका छोटा हो। जितने छोटे रेडियस का बबल होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। जितने छोटे रेडियस का बबल होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और जितने बड़े रेडियस का बबल होगा, प्रेशर उतना कम होगा। इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं अपन, लेकिन प्रूफ अल्टीमेटली हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम आएगा कि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 2S/R होता है इन लिक्विड ड्रॉप। समझ में आया कि नहीं है? फॉर सोप बबल और एयर बबल भी कहीं लिखा हो ना, तो उसके लिए एक्सेस प्रेशर हो जाएगा 4S/R, 2S/R का डबल, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है? डबल होता है। सरफेस एरिया क्या होता है? डबल होता है। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से मैं प्रूफ कर दूं एक बार, है ना? कई बच्चों को विजुअलाइज नहीं होता है। मान लो ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, बढ़िया सा लिक्विड ड्रॉप बना इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। तो अंदर में प्रेशर होगा कुछ P इनसाइड और बाहर होगा कुछ P आउटसाइड। अगर मैं इस लिक्विड के आधे ड्रॉप को, किसको बेटा? आधे ड्रॉप को अलग करके उसको इमेजिन करो और उसका FBD बनाओ, तो अंदर में प्रेशर कितना है? EPI, और बाहर में क्या है? PO। प्रेशर इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। तो इधर प्रेशर एक है और एक प्रेशर इधर है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक आगे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। इसका एक आगे की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नेट आगे की तरफ ही आएगा। तो जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P, उसको इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर कितना क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे? πr², ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं आधा ड्रॉप बना के दिखाता हूं, ये वाला। सर आपने ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है शायद? हाँ। तो ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है, और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लेते जाओगे तो यही तो आएगा πr²। जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फ्लक्स निकालते हो, याद करो, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और तुम एक स्फीयर से पास करने वाला फ्लक्स निकालते हो, तो कट तो इसको कर रहा है, लेकिन बेटा ये एरिया तो इस डायरेक्शन में है, हमें इसका कंपोनेंट ये वाला लेना होता है। तो हम इफेक्टिवली ये हॉरिजॉन्टल एरिया का कंपोनेंट ले लेते हैं। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फ्लक्स होगा πr² इंटू E। कितना आसान है बताओ, πr² इंटू E। समझ आया? उसी तरीके से यहां पे जो फोर्स होगा प्रेशर की वजह से, एक्सेस प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो ये होगा डेल्टा P इंटू πr²। अंदर में बाहर से सरफेस टेंशन की वजह से, सुनो विजुलाइज करो, समझ आएगा, फील आएगा। देखो ये लिक्विड ड्रॉप है, अब इस लिक्विड ड्रॉप के यहां पे जो सरफेस है, एटम है, उसको ये वाला एटम इधर खींच रहा है, ये वाला एटम इधर खींच रहा है, ये वाला एटम इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। सरफेस टेंशन की वजह से अंदर अंदर खींच रहा है। अब अंदर अंदर खींचे जा रहे, खींचे जाओ तो अंदर में दबाव बढ़ जाएगा, तो अंदर के दबाव की वजह से वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। हाँ सर, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? तो अंदर में दाब प्रेशर ज्यादा, बाहर में प्रेशर कम, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। और ये एग्जैक्टली अगर सर उस तरफ ज्यादा है तो उधर चले जाना चाहिए, नहीं जाएगा क्योंकि सरफेस टेंशन उसको अंदर खींच तो रहा था ना। तो सरफेस टेंशन जो अंदर खींच रहा था, तो उसमें इस वाले लिक्विड ड्रॉप में एग्जैक्टली इतना नेट फोर्स लगा है बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ ये वाला जो लिक्विड ड्रॉप है आधा वाला, उसको पकड़ के एटम पे, क्योंकि सरफेस टेंशन एक सरफेस की प्रॉपर्टी है बस, तो फ्री सरफेस किधर है? इस स्फीयर का फ्री सरफेस किधर है? तो इस आधे स्फीयर का फ्री सरफेस आप देखेंगे, अंदर वाला तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर चला गया, ये इस पे स्ट्रेचिंग बिहेवियर नहीं आएगा, स्ट्रेचिंग बिहेवियर तो यहां आएगा। तो इस आधे ड्रॉप का FBD बनाया मैंने, है ना, तो यहां पे इस लाइन पे फोर्स लगेगा,
कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स लगेगा सर सरफेस टेंशन इंटू इसका लेंथ। इसका लेंथ क्या हो जाएगा बोलो? तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहां से देखो कि डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ गया? तो सर ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर कैंसिल करोगे तो सर आर बचेगा एक, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या? यहां बचा 2s और ये आर को नीचे ले जाओ, 2s बाई आर फॉर लिक्विड ड्रॉप। मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये डेरिवेशन याद आया पढ़ाते पढ़ाते याद आया। अगर पहले से याद होता तो यही समझा देता, ये ज्यादा इजी था। किताबों में ये वाला डेरिवेशन होता है, किताबों में ये वाला डेरिवेशन होता है ना। देखो ये ज्यादा बड़ा है, देखो एक्सेस प्रेशर ऐसे निकाला मैंने, एक्सेस एनर्जी निकाला, फिर वर्क डन बाई प्रेशर डिफरेंस निकाला, फिर 2s बाई आर है, या तो एक ही लाइन में आ गया 2s बाई आर। आपको समझ आया? FBD ऑफ हाफ ड्रॉप, FBD ऑफ हाफ ड्रॉप, हाफ ड्रॉप। मोक्ष मिला कि नहीं मिला? देखो एक ही लाइन में सीधा आंसर। मैं बताता हूं और अच्छे से बताता हूं। मान लो ये पूरा का पूरा लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। तो यहां पे जो एटम होगा ये ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, स्ट्रेचिंग बिहेवियर होगा। स्ट्रेचिंग बिहेवियर की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से नेट फोर्स अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ दबाव बढ़ जाएगा। तो अंदर में प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो देखो प्रेशर रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा, तो सर इधर जो प्रेशर होगा और इधर प्रेशर होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल बचेगा बस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेशर का इनटू हॉरिजॉन्टल एरिया, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स देखेंगे, आधे लिक्विड ड्रॉप पे आधा काट के हटा दिया, तो अंदर में तो सरफेस है नहीं, अंदर में स्ट्रेचिंग बिहेवियर नहीं है, सरफेस पर है। और सरफेस टेंशन का फोर्स हमने बताया था लेंथ पे लगता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स 1 यूनिट लेंथ पे लगता है, वो s है, तो टोटल लेंथ पे लगेगा तो 2 पाई आर इंटू एस, 2 पाई आर इंटू एस। देखो 2s बाई आर आ गया, क्लियर है? अब इतना याद रखिएगा, सोप बबल के केस में 4s बाई आर आएगा और ड्रॉप के केस में 2s बाई आर आएगा। एक चीज और, अगर मैं आपसे कहूं एयर बबल इनसाइड वाटर, एक एयर बबल तो हो गया कि बबल जब ऊपर घूम रहा होता है, वो एयर बबल अलग हो गया। सोप बबल और एयर बबल के लिए वो एक ही चीज हो गया। लेकिन एयर बबल इनसाइड वाटर अगर बोलेगा, इनसाइड एयर नहीं, हवा में नहीं, एयर बबल इनसाइड वाटर, तो उस केस में एक्सेस प्रेशर होगा सिर्फ 2s बाई आर, क्योंकि उसका फ्री सरफेस एक ही होगा। सरफेस एक तो एक्सेस प्रेशर 2s बाई आर, दो फ्री सरफेस जैसे सोप बबल में होता है तो 4s बाई आर। द एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल इज डबल देन इन अदर वन, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज excess pressure in a soap bubble, excess pressure in a soap bubble is double that in other, तो अदर के कंपेयर में डबल है, अदर में जितना है उसका डबल है। तो यहां पे डेल्टा P1 बटा डेल्टा P2 आ जाएगा 2, है ना। प्रेशर का रेशियो हो जाएगा 2, पहले में डबल है तो 2:1। देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। अगर प्रेशर 2:1 है तो यहां से साफ साफ कह सकते हैं कि सर रेडियस हो जाएगा 1:2, रेडियस 1:2। और तुमसे पूछा है वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम होता है V1 बाई V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। R1 बाई R2 का रेशियो 1/2 का क्यूब 1:8, ये आंसर आ गया। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ ये बढ़िया सवाल है। 2 soap bubbles are connected by a tube as shown in figure. What happen when a stopper AC is removed? ये एक्सपेरिमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 बैलून आप फुला लें, है ना, फूंक मार के 2 बैलून फुला लें, एक थोड़ा सा छोटा रखें और एक को बड़ा कर दें, और किसी तरीके से जुगाड़ करके उन दोनों के माउथ को कनेक्ट कर दें एक दूसरे से और उनको फ्री छोड़ दें। तो क्या होगा, मैं ये कहना चाहता हूं, किसी तरीके से एक बैलून मैंने ये फुलाया और दूसरा बैलून मैंने ये फुलाया और इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर मैं इस स्टॉपर को हटा दूं तो क्या होगा, दोनों बैलून का साइज इक्वल हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, कि छोटा वाला खत्म हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। बताओ क्या होगा। तो एक्चुअल में ये होगा कि जैसे ही आप स्टॉपर हटाएंगे तो ये और छोटा होगा और ये और बड़ा होगा। क्या बात करो सर, बड़े वाला और बड़ा हो जाएगा, छोटे वाला और छोटा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा एक्सेस प्रेशर किसके अंदर है, तो जिसका रेडियस छोटा उसका एक्सेस प्रेशर उतना ही ज्यादा। मतलब सरफेस टेंशन इतना ज्यादा ना कि पकड़ पकड़ के खींच के छोटा बना दिया है, तो अंदर में प्रेशर ज्यादा। तो जितना छोटा बबल उतना रेडियस प्रेशर ज्यादा। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है। तो
एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करता है तो ए का साइज कम हो जाएगा. बोथ बबल टेक द सेम साइज, बोथ बबल बी डिक्रीजेस, साइज ऑफ बबल ए डिक्रीजेस एंड साइज ऑफ बी इंक्रीजेस, साइज ऑफ ए बबल डिक्रीजेस एंड साइज ऑफ बी बबल इंक्रीजेस. ये होगा आंसर. नेक्स्ट देखिए, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल आर 1.02 and 1.05 atm respectively. The ratio of their surface area is, ratio of their surface area is. ठीक है. प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल, अच्छा ये बोला प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल, प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल, मतलब ये एक्सेस प्रेशर की बात नहीं कर रहा है. अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे वो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एक्सेस प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, प्रेशर डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे. अंदर में प्रेशर कितना ज्यादा होगा बाहर के कंपेयर में, हम ये बात कर रहे थे. ये एक ड्रॉप है, ध्यान से देखिएगा, ये एक ड्रॉप है. अंदर में प्रेशर बाहर के कंपेयर में जो ज्यादा होगा ना, उस एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे थे 2S/R. छोटा वाला और छोटा होगा, बड़ा वाला और बढ़ जाएगा, छोटा वाला और छोटा होगा, बड़ा वाला बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और इसके अंदर प्रेशर कम होगा. हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लिक्विड फ्लो करके जाएगा. और ये कह रहा है प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल, अंदर की प्रेशर बता रहा, ये प्रेशर डिफरेंस नहीं बता रहा, ये इनसाइड प्रेशर की वैल्यू बता रहा. अंदर में प्रेशर है 1.02, तो सर एक्सेस प्रेशर कितना होगा? एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर. इनसाइड प्रेशर बताया 1.02 एटीएम और आउटसाइड प्रेशर होता है 1 एटीएम. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.02 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये आएगा आपका जवाब. ये एक्सेस प्रेशर है. उसी तरीके से दूसरे वाले में एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा? 0.05 एटीएम. पहले और दूसरे के एक्सेस प्रेशर का अगर आप रेशियो देखें, पहले और दूसरे का एक्सेस प्रेशर का रेशियो देखें तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 आ जाएगा आपका 2/5. 2/5 ये एक्सेस प्रेशर का रेशियो आ गया. ठीक है साहब. तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, एक्सेस प्रेशर का जो रेशियो होगा इसका उल्टा हो जाएगा आपका रेडियस का रेशियो 5:2. और एरिया निकालना है तो एरिया होता है R², इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/4 एरिया का 1/2 ना, हाँ 1/2. नहीं उल्टा करेंगे ना, हाँ तो 5/2. ठीक है. तो एरिया 1/2 का रेशियो हो जाएगा 25/4. ये आंसर आएगा. सिंपल है लेकिन अच्छे सवाल इस पे बनते हैं. द एक्सेस प्रेशर अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 times दैट ऑफ अनदर ड्रॉप. 4 times अनदर ड्रॉप के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा है. तो पहले का एक्सेस प्रेशर बटा दूसरे का एक्सेस प्रेशर का रेशियो है 4:1. देन देयर रिस्पेक्टिव मास रेशियो, तो उसका मास रेशियो क्या होगा? एक्सेस प्रेशर का जो रेशियो होगा उसका उल्टा होगा इसका रेडियस का रेशियो. एक्सेस प्रेशर का जो रेशियो होगा इसका उल्टा होता है इसके रेडियस का रेशियो. मास का रेशियो पूछा है तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी तो कैंसिल हो जाएगा, वाटर है दोनों. वॉल्यूम बेटा R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब, तो हो जाएगा 1:64 इज योर करेक्ट आंसर. तो घुमा घुमा के सवाल पूछ रहा है लेकिन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं. 2 सोप बबल ऑफ इक्वल रेडियस आर कोलीज, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस बिटवीन 2 बबल्स विल. 1 मिनट रुक जाइए, ये रेडियस ऑफ इंटरफेरेंस मैं आपको बताऊंगा लास्ट लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको समझाया था. ये देखिए, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर 1 mm रेडियस 1 × 10⁻³ मीटर. 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर. द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज, surface tension of the water is 75 × 10⁻³ then difference of pressure between inside and outside of the drop is, difference in pressure between inside and outside of the drop is, difference of pressure between inside and outside of the drop is, मतलब inside माइनस आउटसाइड प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो होगा 2S/R. ड्रॉप है 2 × 75 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³ रेडियस कैंसिल हो जाएगा 150 Nm/m². बहुत आसान है. अच्छा एक चीज और, ड्रॉप हमेशा कुछ इसी तरह का होगा, एयर बबल हो या ड्रॉप हो, लेकिन कंटेनर में अगर लिक्विड रखा हो तो उसका 2 पॉसिबल फ्री सरफेस होगा. कभी कभी आपने देखा होगा लिक्विड ड्रॉप का फ्री सरफेस ऐसा होता है और कभी कभी देखा होगा ऐसा होता है. तो ये लिक्विड है. अब ये है आपका इनसाइड रीजन,
आउटसाइड रीजन, ये लिक्विड के अंदर इनसाइड, ये आउटसाइड। अब मैं आपसे पूछूं ज्यादा प्रेशर अंदर में है कि बाहर में, तो पहले डायग्राम की अगर बात करेंगे तो देखो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस का स्ट्रेचिंग बिहेवियर ऐसा उठा हुआ है, ऐसा है सरफेस, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, P आउटसाइड इज ग्रेटर देन P इनसाइड। सर तो ये तो उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो गया। तो लिक्विड की बिहेवियर भी तो देखिए फ्री सरफेस का कैसा है। लिक्विड आपका देखो ऐसा इस तरह के शेप में बनेगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा लिक्विड के बाहर, और इसमें देखेंगे तो इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, ऐसा। तो सर ये तो कंफ्यूजिंग है, नहीं मैं आपको बताता हूं, एक स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रेशर इज ऑलवेज हायर, प्रेशर इज ऑलवेज हायर, ऑलवेज हायर, ऑलवेज हायर इन कॉनकेव साइड, प्रेशर इज ऑलवेज हायर इन अ कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड की तरफ प्रेशर कम होता है। कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर कम होता है, सॉरी कॉन्वेक्स साइड की तरफ प्रेशर कम होता है, कॉनकेव की तरफ ज्यादा होता है। जैसे ये ड्रॉप बनाया मैंने, यहां पे देखिए, जैसे ये ड्रॉप बनाया मैंने, तो इस ड्रॉप के अंदर कहां गया ये ड्रॉप, आजा भाई, ये ड्रॉप बनाया मैंने, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। देखो कॉनकेव किधर है, अंदर में, कॉनकेव अंदर में, कॉनकेव अंदर में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाहर में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड की तरफ ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड की तरफ कम होता है। ये बात समझ में आ गया, तो याद रखिएगा। तो यहां पे, और मैंने बताया भी, देखो यहां पे अगर सरफेस ऐसा है, जैसे सरफेस ऐसा है, तो इस एटम को ये और ये इधर खींच रहे हैं, तो सरफेस टेंशन की तरफ अंदर में खिंचाव ज्यादा होगा, तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो कॉनकेव साइड की तरफ अंदर देखो, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, तो बाहर में प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, ये देखिए नीट 2019 का एक सवाल है, सोप बबल, क्या बेटा, सोप बबल। अब इसको ध्यान रखना है, सोप बबल हैविंग रेडियस 1 mm, सोप बबल हैविंग रेडियस 1 × 10⁻³ मीटर is blown from a detergent solution having surface tension 2.5 × 10⁻². The pressure inside the bubble equals at point pressure inside bubble. तो इनसाइड बबल जो प्रेशर होगा वो आउटसाइड के कंपेयर में कितना होगा, 4SR होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया ना, अगर सोप बबल की बात की है तो। आगे पढ़िए, इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड अ बबल इज इक्वल टू अ पॉइंट ZQ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। अब ये वाटर का फ्री सरफेस है, वाटर के फ्री सरफेस से उस पॉइंट पे जो ZQ डिस्टेंस पे अंदर नीचे है, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन अ कंटेनर टेकिंग पॉइंट ZQ below the free surface of the container, taking G is equal to 10, density of the water 10, then value of Z0 is, तो Z0 की वैल्यू क्या होगा, ये Q का क्या रोल है भाई, पॉइंट at equals at a point ZQ below the free surface of the water, at a point Z below the free surface of the water, at a point Z below the free surface of the water, free surface of the water के Z डेप्थ पे जितना प्रेशर है उतना ही सोप बबल के अंदर में प्रेशर है। तो सोप बबल के अंदर में प्रेशर किस हम डिफरेंस ऐसे लिखेंगे, तो इनसाइड प्रेशर आ जाएगा बेटा 4S/R प्लस आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर में तो एटमॉस्फेयर ही है। अब यहां पे बाहर कंटेनर ओपन है, तो यहां पे प्रेशर होगा आपका P0, वही आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पे जो प्रेशर हमें लिखना है वो हो जाएगा P0 प्लस ρGZ, और ये एग्जैक्टली प्रेशर ड्रॉप के अंदर इतने प्रेशर के बराबर है, तो 4S+R प्लस P0, तो इस P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा 4S/ρGR। 4S की वैल्यू बताएं, S की वैल्यू है 2.5 × 10⁻², 2.5 × 10⁻², तो 10 हो जाएगा ये तो सीधा, डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू है 10⁻3, G की वैल्यू है 10, और रेडियस की वैल्यू है 10⁻3, 10⁻3। तो साहब ये इससे मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा, और 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻10 बनेगा, 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो गया, ऊपर में आएगा आपका 10⁻1, तो ये आंसर आ रहा कुछ 10⁻100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लीजिएगा, कोई खास बात नहीं, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट
अब ये देखिए, 2 soap bubble of radius 2 centimeter and 4 centimeter joined to form a double bubble, not a single bubble, double bubble। तो सर डबल बबल तो पहले ही थे, समझना। लास्ट लेक्चर में जो मैंने वो गन से बना के दिखाया था बबल्स, एक बबल के ऊपर दूसरा बबल जब बैठ जाता है उसको हम बोलते हैं डबल बबल। एक तो ये हुआ, ये बबल था, दोनों मिलकर बड़ा बबल बना लिया। ये नहीं, 2 soap bubble of radius 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। देखिएगा यहाँ पे मैं बताता हूँ, 2 soap bubble है, ये 2 सेंटीमीटर का है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है। अब ये दोनों मिलके forms a double bubble in air, mean radius of the curvature of the interfaces। ये जब मिलेंगे तो ये रहा आपका बड़ा वाला बबल और इसके सरफेस पे ये आ गया छोटा वाला बबल, कुछ ऐसा। जब ये एक दूसरे को दबाएंगे तो आपको नहीं लग रहा कि जहां पे इंटरफेस बनेगा वहां पे ये वाला अंदर थोड़ी ना घुस पाएगा, मीन पे कहीं यहां पे आएगा ऐसा, हाँ कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरफ प्रेशर ज्यादा था इसलिए कॉनकेव साइड ऊपर बनेगा। अच्छा बताइए प्रेशर किस में ज्यादा होगा? ये आपका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर, प्रेशर किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तो कुछ इस तरह का सरफेस बनेगा। यही होगा आपका सरफेस ऑफ इंटरफेस। ये वाला जो बड़ा वाला बबल है उसका सर्कमफ्रेंस है, लेकिन दब के वो यहां पहुंच जाएगा। और छोटा वाला बबल जो नीचे था वो भी दब के यहां पहुंच जाएगा। तो इसका रेडियस बाहर साइड में अभी भी 2 सेंटीमीटर रहेगा और इसका अभी भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन जहां पे ये इंटरफेस बनाएंगे वहां पे रेडियस कुछ सरफेस चिपटा हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा। इमेजिनरी बनाया मैंने, मैं बताता हूं। देखो ऐसा है कि ये ड्रॉप है एक और ये ड्रॉप है एक। जब ये एक दूसरे पे आके चिपकेंगे तो एक दूसरे को दबाएंगे ना बेटा, तो ये भी थोड़ा दब के ऐसा हो जाएगा और ये भी दब के थोड़ा ऐसा हो जाएगा। अब जिधर ज्यादा प्रेशर होगा उधर कॉनकेव साइड बनेगा, तो कुछ इस तरह का बनेगा आपका। अब ये तो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक है, ये तो बाहर एटमॉस्फेयर है, P0 P0। ये मान लो पहला है तो इसको मान लेता हूं P1 और इसको मान लेता हूं P2, दूसरा ड्रॉप है ये P2। अब यहां पे ज्यादा प्रेशर किधर होगा बताओ? अगर मैं प्रेशर को अरेंज करने के लिए बोलूं P0 P1 P2 तो कैसे अरेंज करोगे? तो इसके कंपेयर में इसका प्रेशर ज्यादा है, तो आप बोलोगे P0 से ज्यादा प्रेशर है P1 का और P1 है अंदर में प्रेशर, इससे ज्यादा होगा P2 का प्रेशर। P2 का प्रेशर ज्यादा क्यों है? साफ साफ पता चल रहा है कि कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, दैट्स इट। अच्छा, इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस बताओ कितना होगा? तो आप लिख सकते हैं P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 2s बटा R1। इसके रेडियस को मैं R1 मान लेता हूं। ये तो होगा प्रेशर डिफरेंस। यहां पे रेडियस तो R1 ही है ना, जितना 4 सेंटीमीटर पहले था, यहां पे रेडियस उतना ही है। इस तरफ इंटरफेस पे जहां बना है वहां पे थोड़ा सा दब गया है। P2 P0 के कंपेयर में कितना ज्यादा होगा? तो P2 माइनस P0 होगा आपका 2s बटा R2। और यहां पे प्रेशर P1, यहां पे प्रेशर P2, इसके कंपेयर में P2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो P2 माइनस P1 हो जाएगा 2s बटा रेडियस ऑफ इंटरफेस। जो ये इंटरफेस का रेडियस बना है, यहां पे जो कॉनकेव साइड का सरफेस होगा, अब जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही तो अंदर में प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये इक्वेशन बना। अब यहां से काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटा देते हैं। 2 में से जैसे ही फर्स्ट को हम घटाएंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो P2 माइनस P1, सर ये माइनस P0 था और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस P0 होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बना? तो 2s कॉमन आ जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R1, ये बना सर, बढ़िया है। और थर्ड इक्वेशन से हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। थर्ड इक्वेशन से P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है? 2s बटा R। तो P2 माइनस P1 को यहां पे लिख सकता हूं 2s बटा R इज इक्वल टू 2s बटा 1/R2 माइनस 1/R1। 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ इंटरफेस का ये फॉर्मूला आ गया 1/R2 माइनस 1/R। तो सर इसमें इसको याद रखना है कि हाँ इसको मार रट्टा, सर हमने तो रट्टा मार पढ़ा था तो कुछ नया पढ़ लिया, मार रट्टा। और जहां भी मैं ये लिख दूं मार रट्टा, वो चीजें आपको इस लेवल पे याद होनी चाहिए कि आधी रात को 3 बजे उठा के भी कोई पूछे आपसे, उठ 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 बता बता बता, 2 एयर बबल मिलकर जब डबल बबल फॉर्म करते हैं तो उसके इंटरफेस का रेडियस क्या होता है? तो तुम लोग 1/R1 माइनस 1/R2 ले लोटा, गलत हो गया, नहीं सही है।
सर R1/R2 माइनस 1/R, तो कुछ भी कर दे सही आंसर आएगा। सर माइनस में रेडियस होता ही नहीं, चिंता ही मत कर। तो सर हमें ये नहीं देखना कि किसका रेडियस पहले लेंगे किसका बाद में, ना, दो रेडियस में से किसी को रख दे तेरा आंसर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/R इज इक्वल टू बोल 1/4 माइनस 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूना 8, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 1। R इज इक्वल टू 1/8 आ रहा, 8 आ रहा यार, 8 तो कहीं है ही नहीं। आई एम सॉरी आई एम सॉरी, कुछ गलत कर दिया क्या। 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, तो -2/8, 1/4 ही आया। 4 सेंटीमीटर होगा, मैं क्या कर सकता। ये तो इत्तेफाक है, ये तो इत्तेफाक है। कितना होना है, 1/4 आ रहा तो आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला है, इस तरीके से हम निकालें, ये आ गया 1/4। मतलब रेडियस इज इक्वल टू 4। सर माइनस आया तो माइनस इसलिए कि मैंने उल्टा रख दिया है। R2 हमने जिसको माना था उसको पहले रखो, 1/2 माइनस 1/4 रखो, आंसर आ जाएगा। 2 soap bubble of equal radii collides, then radius of curvature of interface between the two bubble is, तो 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये दोनों बराबर है तो ये तो 0 आ जाएगा। तो 1/R इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस इनफाइनाइट। सर ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है, जितना बड़ा लिक्विड ये है उतना ही बड़ा लिक्विड ये है, तो सर दोनों के अंदर प्रेशर तो बराबर है। हाँ, तो जब इंटरफेस पे आएंगे तो एक दूसरे को दबाएंगे नहीं, कि दोनों का रेडियस बराबर है, आइडेंटिकल साइज है और सरफेस टेंशन सेम है, तो दोनों के अंदर प्रेशर तो बराबर है। जब प्रेशर दोनों के अंदर बराबर तो स्ट्रेट लाइन रह जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। अ सोप बबल इन वैक्यूम हैज रेडियस 8 सेंटीमीटर and another soap bubble in vacuum has radius 6 centimeter. If two bubbles are coalesced under isothermal condition, then radius of new bubble will be. Isothermal condition लिखा हुआ है, तो radius of new bubble क्या होगा। दो सोप बबल ये आइडेंटिकल साइज के नहीं है, पहला 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा 6 सेंटीमीटर का। पहली बात, लास्ट लेक्चर में जो दो लिक्विड को मिला के एक लिक्विड बनाते थे तो उसमें आपको रेडियस दिया होता था, इक्वल है, दोनों आइडेंटिकल साइज का है, अलग अलग नहीं, ये अलग अलग रेडियस है। आइसोथर्मल कंडीशन पहले नहीं बोला था, इसमें बोला आइसोथर्मल कंडीशन से फॉर्म हुआ है। तो आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब होता है पीवी बराबर कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा P1V1 प्लस P2V2, ये हो जाएगा आपका PV। हाँ सर सही है, इसका रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। P1 क्या है, एक्सेस प्रेशर, जितने पे ये है, तो इसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा, है ना, प्रेशर डिफरेंस, जितने प्रेशर पे एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे है, तो एक्स्ट्रा देखो बाहर से प्रेशर P0 है, अंदर में प्रेशर कुछ PI है, तो नेट प्रेशर डिफरेंस इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, तो इसका प्रेशर डिफरेंस PI माइनस P0 होगा 2S/R1 और वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3 πRQ। सर ये फॉर्मूला क्यों लगा है, तो थर्मोडायनेमिक्स जैसा लग रहा है, आइसोथर्मल बोला है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो PV बराबर कांस्टेंट आ जाता है, प्लस ये हो जाएगा 2S/R2 इंटू 4 पाई R2 का क्यूब R1 का क्यूब इज इक्वल टू, अगर रेडियस R है तो इसका एक्सेस प्रेशर होगा 2S/R इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R3। अब यहाँ पे एक टर्म कैंसिल होता हुआ आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिए, 4/3 पाई, 4/3, एक मिनट वॉल्यूम में तो 4/3 पाई R3 लिखना, 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, 2S से 2S कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा बेटा R1, ये R1 का क्यूब है तो ये आ जाएगा आपका R1 का स्क्वायर प्लस ये R2 का क्यूब, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R, ये R से R क्यूब कैंसिल होगा तो R स्क्वायर बचेगा, तो R स्क्वायर का उधर रूट ले जाओगे तो R बराबर हो जाएगा √R1 प्लस R2। मार रट्टा, सर फॉर्मूला बहुत रटवा रहे हो तो जरूरी है बेटा याद रखना, आप एग्जाम में आ जाएगा तो क्या पूरा ड्राइव करके लाओगे, नहीं। तो आज के लेक्चर में अभी तक जो मैंने बताया है उसमें मार रट्टा में 3 चीजें आएगी। मार रट्टा में आएगी एक्सेस प्रेशर 2S/R ड्रॉप के केस में, सोप बबल और एयर बबल के केस में 4S/R, रेडियस ऑफ इंटरफेस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2, एंड आइसोथर्मल कंडीशन में दो डिफरेंट लिक्विड के रेडियस अगर कोलीज होकर एक लिक्विड बनाते हैं तो उसका रेडियस होगा R इज इक्वल टू √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 90, हाँ स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा।
अब बोलो क्या था सर? 6 और 8 तो 64 और 36 √100 मतलब 10 सेंटीमीटर सर ये आएगा। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंगल। बेटा कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? लिक्विड ड्रॉप अगर पत्ते पे रख दो तो पत्ते को नहीं भिगोता, उससे नहीं चिपकता है, लेकिन उसी वाटर ड्रॉप को पत्ते पे पेपर पे रख दो तो उससे चिपक जाता है, उसको बहुत अच्छे से भिगो देता है। ऐसा क्यों? वही वाटर का ड्रॉप पत्ते पे जाके नहीं चिपकता, ऐसा दिखाता है कि मुझे पत्ते से एटम से प्यार नहीं, मैं आपस में चिपका रहना चाहता हूं। और उसी वाटर के ड्रॉप को अगर पेपर पे रख दो तो पूरा फैल जाता है, जाके चिपक जाता है, बोला कि मैं तेरे लिए बनी हूं, आओ मैं चिपक जाती हूं तेरे से। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट एंगल पे। और कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप सॉलिड के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, कॉन्टैक्ट में होगा तभी तो सर लिक्विड ना, जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो उनके सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा लिक्विड के अंदर, उसको कहते हैं हम कॉन्टैक्ट एंगल। और ये सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिक्विड एंड सॉलिड की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। देखिए, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल दैट टेंजेंट टू द लिक्विड surface at a point of contact mixed with the solid surface tangent to the liquid surface। ये देखो, ये लिक्विड का ड्रॉप है, फ्लैट सरफेस तो है नहीं कि टेंजेंट सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, ये स्फेरिकल है। तो यहां पे सरफेस का प्लेन देखने के लिए यहां पे एक टेंजेंट मैंने प्लॉट किया है। ये आपका सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस, वो तो सर ये भी है, हाँ है, लेकिन सॉलिड के पास तो नहीं बन रहा ना। सॉलिड के जहां से कॉन्टैक्ट में होगा, सॉलिड में जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा उस पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे जो लिक्विड के सरफेस को बताएगा। सर इधर भी कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। और ये रहा आपका सॉलिड जिस पे लिक्विड रखा हुआ है, तो सर ये सॉलिड का सरफेस हो गया। हाँ, इसको बोलते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड, एस फॉर सरफेस ऑफ सॉलिड। अब सरफेस ऑफ सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड जो एंगल बनाएगा लिक्विड के अंदर, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। और साफ साफ दिख रहा होगा ये कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा है। कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा होता है, इसका साफ मतलब है कि कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा एडहेसिव फोर्स के कंपेयर में। क्यों? तो इस लिक्विड के एटम को ये पड़ोसी इसको प्यार से खींच रहा है अपनी तरफ, बोला तू उससे मत चिपक जाके, तू अपने पास मेरा। जैसे मरकरी के ड्रॉप को कहीं रख दोगे तो पत्ते पे, पेपर पे कहीं नहीं चिपकता, उसके अंदर कोहेसिविटी बहुत ज्यादा होती है। सरफेस विल नॉट वेट, सरफेस विल नॉट वेट, इसको करना है मार रट्टा। ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ यहां पे लिक्विड का जो सरफेस है आपको साफ साफ दिखेगा, ये रहा लिक्विड का सरफेस, सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये है आपका सरफेस ऑफ सॉलिड। जो लिक्विड के साथ बन रहा होगा वही तो इफेक्टिव होगा ना, सरफेस ऑफ सॉलिड। ये जो एंगल बना रहा है वो कॉन्टैक्ट एंगल लिक्विड के अंदर जो होगा ये होगा आपका थीटा। साफ साफ आप देख सकते हैं ये एंगल 90 से कम है, लेस देन 90। हेंस इसमें इस एटम को इसके खुद के एटम को ऐसी फोर्स लगा के चिपका नहीं पाया और जाके ये बहुत सारे एटम सरफेस पे जाके चिपक गए। मतलब साफ है कि कोहेसिव फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कम होगी और एडहेसिव फोर्स की ज्यादा होगी डिफरेंट एटम के बीच में। सरफेस विल वेट, तो सरफेस वेट होगा या नहीं होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? क्या सरफेस टेंशन पे? नहीं। वाटर के ड्रॉप की सरफेस टेंशन तो पत्ते पे रखो तो भी ऐस होगी और पेपर पे रख दोगे तो भी ऐस होगी। भीगेगा या नहीं भीगेगा, सरफेस वेट होगा या नहीं होगा, वेटेबिलिटी जो होता है वो कॉन्टैक्ट एंगल पे डिपेंड करता है। वो सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉप दोनों की म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। इसी चीज को और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे फोटो बनाया है। कंसेप्ट को और ज्यादा बिल्डअप करेगा, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली ये स्ट्रांग होंगे तभी आगे आप सवाल कर पाएंगे। सेम चीज को विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया। ये बेटा वाटर फिल किया है मैंने नॉर्मल स्टील के बर्तन में, वाटर फिल किया है, नॉर्मल स्टील का कंटेनर है। यहां पे मैंने आपको सिल्वर के कंटेनर में वाटर फिल कर दिया है। अब क्या होता है कि सिल्वर के कंटेनर में अगर वाटर रखोगे तो सरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा, ऊपर कॉनकेव साइड होगा, नीचे कॉन्वेक्स होगा। देखिए लिक्विड सरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। इतना डिप नहीं होता है एक्चुअल में, रियलिटी में ऐसा होता है, इससे भी कम होता है, लेकिन मैंने दिखाया ताकि आपको फील हो कॉन्केविटी का। ऊपर कॉन्केव सरफेस बनता है। एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर के एटम्स को ना सिल्वर चिपका लेता है, या वाटर के एटम जाके सिल्वर के सरफेस पे चिपकना चाहता है। तो यहां पे जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा ध्यान से देखिएगा, कुछ ये होगा कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम।
यहां पे जब स्टील के कंटेनर में वाटर को रखेंगे तो ये फ्लैट सरफेस रहेगा, यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। ये आपका सॉलिड सरफेस, ये आपका लिक्विड का सरफेस, और दोनों एंगल बना रहा 90 डिग्री। अब इसी चीज को अगर मैं पिछले डायग्राम के अकॉर्डिंग प्लॉट करूं तो ये हो गया आपका सॉलिड सरफेस, सरफेस ऑफ सॉलिड। कौन सा वाला सरफेस? सॉलिड। ये आपका सॉलिड सरफेस, एस ऑफ सॉलिड। और ये आपका लिक्विड सरफेस। इस लिक्विड सरफेस को यहां पे मैं ऐसे बनाऊं तो यही तो दिखाऊंगा, ये आपका लिक्विड सरफेस, सरफेस ऑफ लिक्विड। ये देखिए एंगल 90 डिग्री है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे अगर मैं वाटर के एक एटम को एज्यूम करूं तो इसके खुद के वाटर के एटम हर तरफ यहां 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 है, ठीक है। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं तो ज्यादा फील आएगा। अगर मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया और ओरिजिन पे ही एटम मान लिया एक वाटर का, तो बाकी वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल कहां है, एटम कहां पे है सर? इधर। तो सारे के सारे फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही है क्या? देखो ना, इधर एटम नहीं है वाटर का, इधर वाटर नहीं, इधर वाटर नहीं, इधर सी तरफ है। तो ये इसका पड़ोसी इधर खींचेगा, पड़ोसी इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो नेट फोर्स किधर आएगा? एग्जैक्टली बीच में। नेट फोर्स किधर आएगा? एग्जैक्टली बीच में। कौन सा नेट फोर्स? कोहेसिव फोर्स का नेट फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स इधर आ जाएगा आपका एफ से। और इस वाटर के एटम को सॉलिड का, स्टील का जो कंटेनर है वो एटम है, वो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये सारे आपका सॉलिड का सरफेस है, सॉलिड के एटम यहां पे होंगे। एंड वाटर का एटम आपका यहां पे है। तो इस वाटर के एटम को इधर खींच रहा, 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 तो नेट फोर्स किधर आएगा? पीछे की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका नेट एडहेसिव फोर्स एफ ए। एफ सी का कंपोनेंट अगर पीछे देखेंगे तो ये 45 होगा एग्जैक्टली बीच में। तो ये होगा आपका एफ सी बाई रूट 2, एग्जैक्टली एफ सी बाई रूट 2 आपका एफ ए के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो कॉन्टैक्ट एंगल आपका बनेगा 90 और ये क्रिटिकल कंडीशन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जस्ट आउटसाइड मैंने एक पॉइंट बनाया, वहां पे प्रेशर है पी नॉट, और जस्ट इनसाइड मैंने एक पॉइंट बनाया, वहां पे प्रेशर है पी आई। प्रेशर जस्ट इनसाइड पी है, पी आई जस्ट आउटसाइड है पी ओ। कहां का प्रेशर ज्यादा होगा? बाहर के अंदर। तो आपको लगेगा सर अंदर लिक्विड के अंदर जाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा रो जी एच के वजह से, लेकिन मैं जस्ट इनसाइड की बात कर रहा हूं, जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड की बात कर रहा हूं, जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड। अब बताओ प्रेशर कहां बराबर होगा? तो सर प्रेशर तो कॉनकेव साइड की तरफ ज्यादा होता है, और यहां पे ये तो फ्लैट सरफेस है, तो जस्ट बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर होगा, जस्ट अंदर जस्ट अंदर जस्ट अंदर प्रेशर होगा आपका पीआई के बराबर। मतलब इस तरह के डायग्राम में इनसाइड प्रेशर बराबर आउटसाइड प्रेशर आएगा अगर सरफेस फ्लैट बन रहा तो, सीधा सरफेस बन रहा तो, जस्ट इनसाइड है। और अगर सरफेस इस तरह का बना और मैं बोलूं कि एक पॉइंट मैंने बनाया यहां पे जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड, अब बताओ प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? तो आप साफ कह सकते हैं सर ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा अंदर से, अंदर में प्रेशर कम रहेगा सरफेस टेंशन की वजह से। कर्व्ड सरफेस है, कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, अभी समझाया मैंने, ठीक है। दूसरी बात, अब ये आपका सॉलिड सरफेस है, हाँ सर ये रहा आपका सॉलिड सरफेस। देखिए ये जो ये वर्टिकल कंटेनर का सरफेस है उसको ये हॉरिजॉन्टल बनाया है, सरफेस ऑफ सॉलिड। और सरफेस ऑफ लिक्विड कहां है? सर ये रहा सरफेस ऑफ लिक्विड। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम बन रहा है, कुछ ऐसा ही तो है, देखो सो ऊपर चला गया, तो यहां भी सरफेस है, इसीलिए अगर ये सरफेस नहीं होता, सिर्फ यही सरफेस होता तो कुछ इस तरह का बनता लिक्विड का सरफेस। कॉन्टैक्ट एंगल देखिए 90 से कम है, सरफेस वेट हो जाएगा। दूसरी बात कि सर यहां पे एडहेसिव फोर्स तो पीछे ही होगा एफ ए, हाँ एडहेसिव फोर्स पीछे ही होगा एफ ए। कोहेसिव फोर्स किधर होगा? तो देखो ऐसा है कि अगर यहां पे कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये समझने के लिए मैंने ज्यादा कॉन्केविटी दिखा दी है, लेकिन रियलिटी में जो कॉन्केविटी होती है कुछ ऐसे होती है, ऐसे। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अभी भी कोहेसिव फोर्स यहां पे 45 डिग्री पे ही लगेगा, क्योंकि देखो ना ऑलमोस्ट यहां पे कितना परसेंट फोर्थ क्वाड्रेंट भरा हुआ है, तो ये पूरा भरा हुआ है, 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 यहां तक भरा हुआ है, और ये थोड़ा कम होता है। दूसरी बात, यहां का आइटम इसको थोड़ी ना खींच रहा है, जस्ट पास वाला आइटम खींच रहा है, तो जस्ट पास वाला आइटम यहां पे ऐसा सरफेस होगा कुछ, जस्ट पास वाला आइटम एक यहां है, देखो सरफेस एक्सा होगा, जूम करके देख लो, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ऑलमोस्ट जो नेट कोहेसिव फोर्स होगा अभी भी मिड में ही आएगा, ठीक है, मिड में ही आएगा। कारण समझा दिया है, ये समझने के लिए ऐसा डायग्राम बना। तो कोहेसिव फोर्स इस तरफ आएगा और एडहेसिव इधर आएगा।
तो कोहेसिव फोर्स का कंपोनेंट इधर आ जाएगा कुछ Fc/√2 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट है ये, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अब बताओ ये ज्यादा होगा कि ये Fa ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे Fa की वैल्यू ज्यादा होगी Fc/√2 से। सर कैसे ज्यादा हो जाएगी? ऐसे ज्यादा हो जाएगी कि यहां पे सरफेस फ्लैट है इक्विलिब्रियम में। अब यहां पे क्या है कि एटम को पकड़ के ये खींच लिया, ऊपर की तरफ एटम चढ़ गया है, तो एडेसिव फोर्स डोमिनेटिंग हुआ, तभी तो ऊपर की तरफ एटम बढ़ गया। तो कई बार तुमसे ऐसे भी सवाल पूछ ले कि एडेसिव फोर्स ज्यादा है, Fa ज्यादा है Fc/√2 से, तो घबराना मत कि √2 कहां से आ गया। वो एक्चुअल में √2 ही आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लिक्विड फिल्डेड है बस, तो उसका Fc बीच में आएगा, तो इसका कंपोनेंट Fc/√2 और Fa को कंपेयर करते हैं। मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया था कि Fa ज्यादा होगा Fc से तो सरफेस वेट हो जाएगा, और यहीं पे तो बात है, Fa अगर ज्यादा है Fc से तो सरफेस वेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लिक्विड ड्रॉप सिल्वर पे चढ़ेगा, अब चढ़ेगा तो चिपकेगा तभी तो चढ़ेगा। सर चिपकेगा और चढ़ेगा तो भिगो देगा, और चिपक रहा है चढ़ रहा है तो भिगो देगा, सीधी सी बात है। अरे भाई देखो ना, ये वाटर का ड्रॉप इससे चिपक के चढ़ गया इस पे, तो भिगो देगा इसको। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, नेट फोर्स यहां पे अभी भी Fc बीच में लगेगा, एंगल थोड़ा कम होगा, तो हम ऑलमोस्ट Fc/√2 से अगर कंपेयर करें Fa का, तो कौन ज्यादा होगा? तो देखो ये ज्यादा है, तभी तो वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे इस तरह का सरफेस बना रहा है। इस एटम पे नेट फोर्स कोहेसिव ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं Fc/√2 ज्यादा होगा Fa से। बाय डिफॉल्ट आप यही समझिए कि Fc ज्यादा है Fa से, तो सरफेस नहीं भीगेगा। देखो सरफेस कहां भीग रहा, ये तो आपस में कॉन्टैक्ट रख गया, इससे चिपका ही नहीं, इस पे चढ़ा ही नहीं, तो सरफेस को नहीं भीगोएगा। देखिए बिल्कुल नहीं भीगोएगा सरफेस को। आपको लगेगा सर कॉन्टैक्ट में तो भीगेगा ही नहीं, नहीं भीगेगा, वो तो आपने जबरदस्ती इस कंटेनर में भर दिया है, लेकिन सरफेस से जाके चिपक ही नहीं रहा। जब चिपका ही नहीं, चढ़ा ही नहीं, चिपका ही नहीं, तो भीगोएगा ही नहीं, ये आपस में ही कॉन्ट्रैक्टेड है। ये रहा आपका सॉलिड सरफेस वर्टिकल वाला, ये रहा आपका सॉलिड सरफेस, और ये रहा आपका लिक्विड। देखिए ऐसे लिक्विड सरफेस बना है, ऐसे बना लिक्विड सरफेस, कितना आसान है सर। तो सर अगर यहाँ पे ये आउटसाइड रीजन है और जस्ट लिक्विड के अंदर ही है, प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? इनसाइड ज्यादा होगा, इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा आउटसाइड से, दैट्स इट। सरफेस विल नॉट वेट, सरफेस विल नॉट वेट। तो आपसे ये भी सवाल पूछ लेगा कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा है तो सरफेस वेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और दूसरे टर्म्स में ऐसे भी पूछ सकता है, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो सरफेस वेट नहीं होगा, एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो सरफेस को भिगो देगा। यही चीज तो मैंने आपको समझाया, बस ये विजुअलाइज करना आना चाहिए कि कहां पे प्रेशर ज्यादा है, कहां पे प्रेशर कम है। A liquid does not weight the slides of a solid if the angle of contact is obtuse। ज्यादा होना चाहिए, है ना, ज्यादा एंगल बनेगा तो सरफेस को नहीं भिगोएगा। 90 डिग्री तो पे भिगोएगा नहीं, है ना। नेक्स्ट देखिए, वेटेबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, नीट 2013 का सवाल है, किस पे डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन पे नहीं। वाटर का सरफेस टेंशन तो फिक्स है, लेकिन वो लिक्विड पेपर को भिगो देता है और पत्ते को नहीं भिगोता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग है दोनों पे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, और ये कॉन्टैक्ट एंगल सॉलिड एंड लिक्विड दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड हमें पढ़ना होता है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज साहब क्या होता है? कैपिलरी राइज ये होता है कि एक हम लेते हैं कंटेनर, और उस कंटेनर में एक ट्यूब डाल देते हैं ओपन। सर ये तो बर्नौली वाला है, रामलाल ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, बर्नौली ने किया था इटली में, मरकरी डाल के, रामलाल ने किया था पानी में। ये तो वही वाला हो गया, हाँ वो वाला हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। सर क्या फर्क है? फर्क ये है कि यहाँ पे ऊपर वाला सरफेस ओपन होता है। हाँ ऊपर वाला सरफेस क्या है? ओपन है, ऊपर ओपन है। अच्छा तो क्या होगा सर? जैसे ही मैं इस कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डालूंगा तो लिक्विड का लेवल इससे ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाता है ऐसे, इसको कहते हैं कैपिलरी राइज होना। सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल कैपिलरी राइज होने का? हाँ टॉवेल है, टॉवेल या कॉटन, जैसे दिया जलाते हो भगवान के यहाँ, तो कॉटन डाल देते हो, ऊपर आग लगा देते हो, धीरे धीरे तेल उस पर चढ़ता है। कैसे चढ़ जाता है? उसमें कैपिलरी बना होता है। एक काम करो ना, ये पानी का कंटेनर है, उसमें रुमाल डाल दो आधा और आधा बाहर छोड़ दो, धीरे धीरे देखोगे जो बाहर वाला रुमाल का पोर्शन है वो भी भीग जाता है। कैसे? उसमें छोटे छोटे कैपिलरी बने होते हैं। प्लांट्स में ऊपर पानी जो चढ़ता है मिट्टी से, प्लांट के जड़ में जो पानी जाता है वो कैपिलरी की वजह से ही जाता है, वो कैपिलरी की वजह से ही जाता है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो ये ऊपर चढ़ जाता है।
अब यहां पे ऊपर कॉन्वेक्स साइड बना है, तो कितने हाइट तक चढ़ा है, ये हमारे डेरिवेशन का पार्ट है। कितनी हाइट तक ये लिक्विड ऊपर राइज कर गया है, ये हमारे डेरिवेशन का पार्ट है। हम कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले समझिए, ये ट्यूब ओपन है, कंटेनर भी ओपन है, तो कंटेनर के बाहर प्रेशर कितना होगा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। हम पीए लिख लेते हैं। जस्ट इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो पीए के बराबर होगा। ठीक है साहब, यहां पे प्रेशर कितना होगा सर, ये भी पीए के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर ओपन है। ऊपर क्या है, ओपन है सरफेस, ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर कितना होगा, पीए के बराबर होगा। अब ये जस्ट आउटसाइड प्रेशर है पीए, लिक्विड के जस्ट अंदर में प्रेशर देखोगे तो यहां पे होगा कुछ पी इन, और ये कम होगा आउटसाइड से। कॉन्केव साइड की तरफ ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, लिक्विड के अपर पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा और नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, तो पी आई कम होगा। ये अभी अभी मैंने करके दिखाया, यहां पे अभी अभी करके दिखाया, ये रहा। बताइए कैसा सरफेस बना है सर, ऐसा बना है, तो बताइए पी आई क्या है, कम है आउटसाइड प्रेशर से, इनसाइड प्रेशर कम है, कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, ये मैंने आपको फील दिला दिया। तो ऊपर प्रेशर ज्यादा है, जस्ट लिक्विड के अंदर प्रेशर कम है। ठीक है साहब, अब हमने एक पास्कल लॉ पढ़ा था कि अगर कंटेनर स्टेशनरी हो तो उसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होता है। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन प्लॉट करूं, ये लाइन जो लिक्विड के सरफेस से होते हुए इसमें अंदर जाता, तो जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे होगा, ये तो तय बात है। तो ठीक है, जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे होगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लिखूं, इसको नाम दे देता हूं, कुछ बी दे देता हूं, चलो इस बी पॉइंट पे प्रेशर लिखो, या पी दे दो, कूल लगेगा है ना थोड़ा सा, पी पॉइंट पे। तो इस पी पॉइंट पे हमें प्रेशर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, तो लिक्विड के जस्ट अंदर यहां पे सरफेस के जस्ट नीचे, लिक्विड के लेयर के जस्ट नीचे प्रेशर है पी आई, प्रेशर है पी आई। और जैसे जैसे मैं लिक्विड के नीचे जाता जाऊंगा तो लिक्विड के डेप्थ में अंदर जाने से प्रेशर बढ़ेगा इसका रो जी एच। अगर रो डेंसिटी की लिक्विड है तो प्रेशर बढ़ेगा रो जी स्मॉल एच बराबर ये प्रेशर एट पॉइंट पी, नहीं बी ही बोलो ताकि बी से दिखा सको प्रेशर एट पॉइंट बी, और बी पे उतना ही प्रेशर है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बी के प्रेशर को मैं लिख सकता हूं पी ए के बराबर, जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर यहां होगा। ठीक है साहब, ये हो गया आपका पी आई प्लस रो जी एच। अब एक्सेस प्रेशर के कंसेप्ट से, एक्सेस प्रेशर के कंसेप्ट से मुझे ये बताइए कि इन दोनों प्रेशर के बीच में रिलेशन लिखना आता है क्या आपको? हाँ, अगर ये रेडियस ऑफ इंटरफेस हो गया तो अंदर पी ए कॉन्केव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा पी इनसाइड के कंपेयर में, जो कि होगा 2s बटा आर। तो पी आई की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं सर? पी आई की वैल्यू को आप लिख सकते हो पी आई बराबर, ये पी आई को उधर ले जाता हूं, पी ए प्लस 2s बटा आर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 से पी ए की वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर दीजिए। तो जैसे ये पी आई की वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर दीजिए, तो पी आई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? एक मिनट, पी आई उधर चला गया तो ये माइनस आएगा ना, वही मैं कह रहा हूं कुछ गलत हो रहा है भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान रखो। ये पी आई उधर गया है तो माइनस पी आई उधर गया तो प्लस पी आई हुआ, 2s बाई आर इधर आया तो माइनस होगा, तो पी ए ये इधर आया तो माइनस 2s बाई आर। अब इस पी आई की वैल्यू उठा के इसमें रखो, तो बताओ क्या है? पी ए माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी ए। तो इस पी ए से पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। माइनस 2s बाई आर को उधर ले आऊंगा तो बताइए क्या बनेगा? रो जी एच इज इक्वल टू होगा 2s बाई कैपिटल आर। अब ध्यान से देखिएगा, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2s बटा रो जी कैपिटल आर। ये है किसी भी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितने हाइट तक राइज करेगा उसका फॉर्मूला। ये s क्या है सर? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस आया था। ठीक है साहब, रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी, रो यहां से यहां पे प्रेशर बनाने के काम कर रहा था, इंटू जी इंटू आर क्या है? आर इसका रेडियस है, यहां पे जो सरफेस बना है ना कर्व्ड, इसका रेडियस आर है, तभी तो आपने एक्सेस प्रेशर पी ए माइनस पी आई, अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है कॉनकेव साइड के अंदर, पी ए माइनस पी आई इज इक्वल टू 2s बाई आर लिखा था। तो क्या ये जो रेडियस बनेगा, इसका जो रेडियस बन रहा और ट्यूब का रेडियस, उसमें फर्क है क्या? हाँ फर्क है।
क्या फर्क है, ट्यूब का रेडियस तो ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर ये है, तो सरफेस सरकमफ्रेंस से सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है कैपिटल आर, और ये होगा आपका बेटा कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। ध्यान से देखिए, ये कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, थीटा। अगर ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है तो पक्की बात है कि ये थीटा है, तो ये क्या होगा सर, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा है, सरफेस और रेडियस के बीच में 90 एंगल बनता है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो कैपिटल आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए, ये बड़ा रेडियस है कैपिटल आर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर। तो यहां से कैपिटल आर को लिख सकते हैं स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हाइट इज इक्वल टू आएगा, हाइट इज इक्वल टू आएगा बताइए 2s बाई रो जी, कैपिटल आर को रखेंगे स्मॉल आर बटा कॉस थीटा, तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, जहां पे कॉस थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यही तो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सरफेस और इसमें जो एंगल बन रहा है थीटा, ये बेटा रेडियस हमने लिया आर। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, सरफेस और इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है ना। दोबारा समझने के लिए मैंने बना दिया था, ये तो है आम जिंदगी, इससे हम इसको डिराइव करते हैं। समझ में आया क्या हुआ कहानी, ये तो पूरा डेरिवेशन है, लेंदी है, लेकिन इस पूरे डेरिवेशन में आपको जरूरत इस फॉर्मूले की है, बस ये फॉर्मूला याद होगा, सवाल आप कर लेंगे। लेकिन ये पूरा डेरिवेशन अगर मैं आपको एमआर स्टार से एक ही लाइन में करके दिखा दूं तो बताओ, पूरा डेरिवेशन एक ही लाइन में, सर क्या बात कर रहे हो। हाँ एक्चुअल में मैं एक तुमसे सवाल पूछता हूं, चलो एक सवाल पूछता हूं, जब इसमें लिक्विड फिल्डेड था रो डेंसिटी का, रो डेंसिटी का ऑलरेडी लिक्विड फिल्डेड था और कंटेनर को मैंने ओपन रखा, तो जस्ट आउटसाइड प्रेशर कितना है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, पी एटमॉस्फेरिक के बराबर, और ये ओपन है तो इसके अंदर भी प्रेशर कितना है, पी, तो लिक्विड ऊपर चढ़ा ही क्यों बताओ। जब उसमें हमने पढ़ा था, किसमें क्या था यार, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से ऊपर कंटेनर बंद होता था, तो इसलिए लिक्विड या मरकरी ऊपर चढ़ता था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो सर ओपन है, तो ऊपर प्रेशर बोलो पीए, ट्यूब में सरफेस के ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ट्यूब के बाहर कंटेनर के, ट्यूब के बाहर लिक्विड सरफेस के जस्ट बाहर कंटेनर ओपन होने की वजह से पीए, तो ऊपर चढ़ाई क्यों ऊपर चढ़ाई क्यों। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सरफेस सीधा नहीं होता है। अगर ये तुम्हारा कंटेनर तुम्हारा है सिल्वर का, उसमें वाटर फिल कर दिया है, तो सरफेस थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ऊपर की तरफ कॉन्केव बनता है। अब ऊपर की तरफ कॉन्केव बनते ही प्रेशर हो गया ऊपर में तुम्हारा ज्यादा और जस्ट लिक्विड के अंदर नीचे कम। सर क्या बात करो, नीचे प्रेशर कम हो गया, हाँ ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे जस्ट कम है, लेकिन कम होना तो नहीं चाहिए। जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर इसके लिक्विड सरफेस के अंदर होना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लिक्विड में ड्रॉ किया, तो जितना प्रेशर लिक्विड के जस्ट इनसाइड यहां पे, यहां भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन सरफेस कर्व्ड होने की वजह से ऊपर हवा है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, नीचे कम हो गया, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। सर कम हो गया, अब क्या करें। तो जितना प्रेशर कम हुआ है, कितना हुआ कम, तो ऊपर के कंपेयर में कितना कम हुआ, एक्सेस प्रेशर होता है 2s/r, 2s/r कम हुआ है। ऊपर के कंपेयर में नीचे प्रेशर कितना कम हुआ सर, 2s/r, ऐसा सरफेस बनने से। अब नीचे प्रेशर कम है लेकिन होना तो चाहिए पीए, तो ये ऊपर चढ़ेगा और तब तक चढ़ेगा जितना कर्वेचर की वजह से प्रेशर कम हुआ है, उतना प्रेशर यहां पे इसके हाइट की वजह से डेवलप ना हो जाए, तब तक वो चढ़ता रहेगा। ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जस्ट नीचे प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, और तब तक चढ़ता है जब तक 2s/r प्रेशर कम हुआ था। उतना ही प्रेशर लिक्विड की वजह से h हाइट तक चढ़ने की वजह से यहां पे आ जाएगा रो जी एच के बराबर हो जाए, तो h इज इक्वल टू होगा 2s/ρg कैपिटल R। ये इक्वेशन बनेगा। हो गया प्रूफ। अब बताओ चमका कि नहीं चमका आपको ये जोरदार एमआर स्टार। h इज इक्वल टू 2s/ρg। अब हमें यह समझना है
थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के फील करा देता हूं कि ये है तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब और यहां पे ये सरफेस ऐसे राइज की, तो ये बेटा जो बनेगा ना, ये है आपका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। ये ऐसा सरफेस बना, इसका रेडियस तो बहुत बड़ा होगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया मैंने, रुक जा। इसका रेडियस तो कुछ इस तरह का होगा, इसका यहां पे सेंटर है, तो ये रेडियस है आपका कैपिटल आर लिक्विड के सरफेस का, और कैपिलरी ट्यूब का रेडियस तो स्मॉल आर है। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, सॉरी ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो कैपिटल आर बराबर होगा स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, तो एच इज इक्वल टू होगा 2s बटा रो जी स्मॉल आर, ऊपर में आ जाएगा कॉस थीटा। ये है हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब। अब यहां से तुम्हें एक जोरदार चीज समझाता हूं, 99% बच्चे को इसमें आती होती है एकदम ही भयंकर दिक्कत, लेकिन थोड़ा सा मैंने मेहनत करके समझाया है तो मुझे उम्मीद है कि तुम सही जवाब दे दोगे। ये 4 मैंने फोटो बनाए हैं, फोटो नंबर ए, फोटो नंबर बी, फोटो नंबर सी, डी, सब में आइडेंटिकल कैपिलरी ट्यूब मैंने डाल दिया है। कुछ में तो हमें दिख रहा है कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऊपर देखिए आपके सामने राइज किया है, कुछ में नीचे फॉल कर गया है। क्या लिक्विड फॉल भी करता है? ऐसा कैसे? इस चारों डायग्राम में से सही डायग्राम आपको बताना है। गेस करके सही या गलत का जवाब बताइए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैं कमेंट चेक करूंगा एक बार। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सही है, ए सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी सही है। सर हमने तो लिक्विड राइज पढ़ा था, लिक्विड फॉल भी करता है कैपिलरी ट्यूब में। हाँ भाई, लिक्विड फॉल कर जाता है नीचे। सर ये तो चमत्कार है, पहली बार सुना है। नहीं होता है, ये किताबों में भी, अच्छे किताबों में, रामलाल टाइप किताबों में नहीं मिलता। सर कंसेप्ट समझा और समझाता हूं, कितने आसानी से मैं समझा सकता हूं, देखना। यहां पे प्रेशर बोल पीए, यहां पे कितना होना चाहिए? सर पीए ही होना चाहिए। ऊपर में कितना होगा? पीए ही होगा। तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे इसलिए पॉसिबल है कि पीए के कंपेयर में यहां पे प्रेशर कम है, तो नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा रो जी एच, तो जितना कम हुआ है उतना ही नीचे बढ़ गया रो जी एच, तो फिर पीए के बराबर हो जाएगा, तो लिक्विड ऊपर राइज करेगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो जस्ट यहां पे प्रेशर बताओ क्या है? सर प्रेशर पीए होगा। यहां पे क्या है? सर पीए होगा। अंदर में प्रेशर कितना होगा? सर पीए से ज्यादा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर होगा ज्यादा, हाँ है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर में प्रेशर होगा ज्यादा, क्योंकि ये कॉनकेव नीचे बन रहा है, मरकरी रख दिया मैंने, मरकरी में ऐसा ही सरफेस बना था। ये फर्क है, ऐसे और ऐसे में फर्क होता है। हाँ सर, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, पीए से ज्यादा है। अब तुम कह रहे हो कि यहां पे प्रेशर पीए से ज्यादा है, पीए से ज्यादा है P1, पीए से ज्यादा है, और P1 में रो जीएच ऐड करोगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, और तुम कह रहे हो कि यहां पे प्रेशर बराबर होना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? ये तो गलत डायग्राम है। मतलब अगर यहां पे प्रेशर पीए से ज्यादा है तो ये नीचे फॉल कर जाना चाहिए। जैसे यहां पे देखो नीचे फॉल कर गया है सरफेस। अब मैं समझाता हूं कैसे। बताओ यहां पे प्रेशर कितना है? सर पीए। यहां पे हवा में प्रेशर कितना है? पीए। अब भाई साहब पानी निकल जाता है इसको समझाने के लिए। अब सुनो, मुझे बस इतना बता दो कि अगर मैं ये लाइन ड्रॉ किया है तो जस्ट अंदर में प्रेशर पीए से ज्यादा होगा कि कम होगा? सर कॉनकेव अंदर है, नीचे प्रेशर पीए से ज्यादा होगा, और यहां पे भी रो ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो ए सॉरी पीए, और रो जीएच नीचे जाओगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा यहां पे हुआ है कॉन्केविटी के सरफेस टेंशन की वजह से, उतना ही ज्यादा यहां पे लिक्विड के डेप्थ पे आएगा, तब जाके प्रेशर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे सेम हो पाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर सरफेस ऐसा बन रहा ऊपर कॉनकेव, तो ऊपर प्रेशर ज्यादा नीचे कम, तो लिक्विड के नीचे प्रेशर कम हो गया, तो ऊपर जाके रो जीएच प्रेशर यहां पे बढ़ा लेगा, तभी वो एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाएगा। चल ये भी छोड़, एकदम ही अगर दिमाग से पैदल है उसका दूसरा तरीका बताता हूं। अगर सरफेस ऐसा बन रहा मतलब सॉलिड के साथ जाके चिपक गया, उस पर चढ़ गया, भिगो देगा, ऊपर चढ़ेगा, अब जाके चिपकेगा। देखो ये एटम जाके सॉलिड के साथ चिपक गया तो ऊपर चढ़ जाएगा, तो ऊपर उठेगा, और ये जाके चिपक ही नहीं रहा, आपस में ही चिपका हुआ है। लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के साथ जाके चिपका ही नहीं, तो ये फॉल कर जाएगा। सोचो ये डायग्राम गलत क्यों है, मैं बताता हूं। बता यहां पे प्रेशर कितना होगा? सर पीए होगा, ठीक बात है। यहां पे प्रेशर कितना है? सर पीए से ज्यादा है। यहां पे प्रेशर पीए से कम है। यहां पे प्रेशर बोल कितना है? सर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अच्छा, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां पे पीए है तो रो जीएच यहां पे ज्यादा होना चाहिए और यहां पे कम है, तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर तो बराबर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे। मैं कह रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां पे और यहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए?
बराबर। यहां पे कितना है सर पी ए, और अंदर में पी ए से कम, क्योंकि उधर कनकेव है तो ऊपर ज्यादा होना चाहिए, यहां पे पी ए से कम और यहां पे पी ए से ज्यादा हो रहा है, तो गलत हो गया, इसीलिए तो गलत बोला इसको। बताओ मोक्ष मिला कि नहीं, मिला होगा तो जरूर बता देना, मजे आए कि नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं तुम्हें फॉर्मूला का ऑपरेशन कर देता हूं थोड़ा। H इज इक्वल टू तुमने निकाला है 2s cos थीटा बटा रो जी आर। अब इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं सर, कितने सारे सवाल, बहुत सारे सर। बहुत सारे कैसे पूछ लेंगे, बहुत सारे ऐसे पूछ लेंगे कि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत ज्यादा है। कई बार रेडियस पे सवाल पूछ लेंगे, कभी डेंसिटी चेंज कर देगा, कभी सरफेस टेंशन चेंज कर देगा, कभी कॉन्टैक्ट एंगल चेंज कर देगा। तो इसको समझो, व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ कॉन्टैक्ट एंगल, थीटा इज अ कॉन्टैक्ट एंगल। व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। G acceleration due to gravity, acceleration due to gravity. S is surface tension, surface tension. H is height. इसको आपको मार रट्टा, इसको क्या करना है? मार रट्टा, मार मार के रट्टा मार इसको। 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। अब यहां पे समझ, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। जितना कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कम होगा उसमें उतना ज्यादा हाइट तक लिक्विड चलेगा, उतना ज्यादा हाइट तक लिक्विड चलेगा। अच्छा, ये बढ़िया बात बताई सर। उसके बाद हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की वजह से तो कॉन्केविटी आती है, तो जितना सरफेस टेंशन होगा उतना कॉन्केव होगा, उतना प्रेशर डिफरेंस आएगा, तो उतना राइज या फॉल करेगा। एंड हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगा तभी तो लिक्विड ऊपर कम चढ़ के ज्यादा डेंसिटी की वजह से रो जी एच प्रेशर बैलेंस कर लेगा, है ना। रो जी एच प्रेशर डेवलप करेगा, रो जी एच प्रेशर डेवलप करेगा जो 2s बाई आर एक्सेस प्रेशर को बैलेंस कर लेगा। यहां से h बराबर 2s बाई रो जी आ गया। कितना आसान है। अच्छा, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, बिल्कुल, बट हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये बात आपको समझ आता है कि नहीं? सर नहीं आता है सर, ये h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। नहीं, थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा कम हो जाता है तो थीटा बढ़ाओगे तो h बढ़ेगा, सॉरी थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा कम हो जाएगा, तो हाइट कम हो जाएगा। थीटा को कम करोगे तो कॉस थीटा बढ़ेगा, तो हाइट बढ़ेगा। थीटा को कम करोगे तो कॉस थीटा बढ़ेगा, तो हाइट बढ़ेगा। थीटा को कम करने से हाइट बढ़ा, तो एक्चुअल में h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है। ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r is immersed in a liquid and mass of liquid which rise up is capital M. If the radius of the tube is doubled, then the mass of liquid which rise in a capillary tube will be. कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितने हाइट तक राइज किया है, इसका फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। अब ये कह रहा है कि कितने हाइट तक राइज किया उससे मतलब नहीं, कितना लिक्विड का मास राइज कर गया है। जो लिक्विड राइज किया उसका मास कितना है उससे हमें मतलब है। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो होगा। हाँ, डेंसिटी रो और ये कैपिलरी ट्यूब, तो इसमें यहां से यहां तक लिक्विड अगर राइज किया तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे सर? क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू हाइट h, ऐसे निकलेगा। एरिया ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h। तो मास इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू तो ये रही, कितनी रही? 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी स्मॉल आर। तो सर यहां से रो कटेगा और पाई तो कटेगा नहीं, आर स्क्वायर से आर कटेगा तो ऊपर आर आ जाएगा। तो आंसर होगा 2s cos थीटा पाई आर बाई जी। अब यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पाई कांस्टेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट तो एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहेगा, सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो मास आया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट। हाइट उतना ही ज्यादा होगा जितना रेडियस कम होगा, लेकिन रेडियस कम होने से मास कम राइज करेगा देखिए ना, अब रेडियस बहुत बढ़ा दोगे तो मास उसमें राइज किया हुआ बढ़ जाएगा लेकिन हाइट कम हो जाएगा। सर ऐसे कैसे? रेडियस बढ़ाने से एरिया भी तो बढ़ जाएगा ना बेटा। तो याद रखना है आपको, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इफ रेडियस ऑफ इज डबल्ड तो उसमें डबल मास राइज करेगा। इसका एक और जोरदार कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनफैक्ट
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पेज हो गया ये। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। उसके रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करेगा हमें निकालना है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और अभी अभी आपने देखा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जी तो कांस्टेंट है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। रेडियस r है तो उसमें जो लिक्विड राइज किया उसका पोटेंशियल एनर्जी u है। अगर रेडियस मैंने डबल किया तो उसमें जो लिक्विड ऊपर राइज किया उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। रेडियस डबल करोगे या हाफ करोगे पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ राइज लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तुम निकाल लो ना, मास की फॉर्मूला यहां से रख दो, ये पूरा रख दो मास की जगह पे और हाइट की जगह पे रख दो, नीचे हाइट में रेडियस आएगा, मास में ऊपर रेडियस आएगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही जोरदार सवाल, बहुत ही जोरदार सवाल। नेक्स्ट देखिए, a capillary tube is deep in a water and is 20 centimeter outside water. The water rise up to 8 centimeter. ठीक है, फोटो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं। यह है तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब वाटर सरफेस से 20 सेंटीमीटर बाहर है, तो उसमें जो लिक्विड राइज किया है वो 8 सेंटीमीटर तक लिक्विड ऊपर राइज किया है। If the entire arrangement is put in a freely falling elevator, then length of a water column in the capillary tube will be. लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब। सबको मैंने फ्रीली इस कंटेनर को बंद किया और इसको नीचे A बराबर G से फ्री फॉल करा दिया। तो यहां पे जो हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब है वो हो जाएगा सॉरी 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर, यहां पे G के जगह पे रखेंगे G इफेक्टिव। अगर कंटेनर ऊपर एक्सिलरेट होता, इफ एक्सिलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इफ एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हाइट हो जाएगा h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो g प्लस a इंटू आर। ऊपर अगर एक्सेलरेट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लाएगा, स्यूडो फोर्स भी नीचे लाएगा। तो वही NLM वाला कंसेप्ट कि जब ऊपर एक्सेलरेशन होगा तो हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो g प्लस a इंटू आर। थोड़ा सा समय और लेता हूं बेटा, लेकिन आज मैं इस चैप्टर आपको पूरा खत्म ही करके दे दूंगा, फ्लूइड चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे आज, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर नीचे एक्सेलरेट होता तो इफ एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो g माइनस a इंटू आर। इस केस में देखेंगे तो h इज इक्वल टू होगा 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो g, a के जगह पे g इंटू आर। g माइनस जी हो जाएगा 0, 1/0 हो जाता है इनफाइनाइट। तो इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज करेगा वो इनफाइनाइट हाइट तक राइज करेगा। तो क्या यहां पे इनफाइनाइट ऑप्शन में है? नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हाइट का कैपिलरी ट्यूब होता, बहुत बड़े हाइट था तो पूरा भर जाता, लेकिन ये इनसफिशिएंट लेंथ हो गया। इतनी हाइट की इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, उतना बड़ा इसका ट्यूब है ही नहीं। तो ये सवाल हो गया इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब। अब बच्चा 99% इसमें कंफ्यूज रहता है कि अब इसमें जो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर कैसे आएगा। इसमें कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करना चाहिए तो 1000 सेंटीमीटर तक, लेकिन कैपिलरी ट्यूब 20 सेंटीमीटर तक ही है। तो क्या होगा ऐसे केस में? क्या होगा ऐसे केस में? क्या होगा यहां पे समझने के लिए मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूं। ये क्या होगा, फोटो बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। होगा क्या कि मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है और यहां पे लिक्विड ऐसे भरा हुआ है। अब लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है। क्यों राइज कर रहा है लिक्विड ऊपर? सर ऊपर में लिक्विड इसलिए राइज कर रहा क्योंकि यहां पे सरफेस कुछ कॉनकेव हो गया। ठीक है सर, कॉनकेव हो गया इसलिए लिक्विड ऊपर राइज किया। अब इसका कॉनकेव सरफेस ऊपर बढ़ता जाएगा। जब ये कॉनकेविटी वाला सरफेस ऊपर बढ़ता जाएगा, यहां पे पहुंचेगा, इस हाइट तक अगर राइज कर गया तो चलो ठीक है। अब इससे ज्यादा ऊपर राइज करना चाहेगा तो ऊपर तो राइज अब ये कर ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस पॉइंट के बाद ऊपर ग्लास है ही नहीं। हाँ सर ऊपर ग्लास नहीं, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये जो तुम्हारा सरफेस है, जिसकी सरफेस की रेडियस कैपिटल आर थी, वो थोड़ी सी फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऊपर में सॉलिड एटम है ही नहीं तो एडहेसिव फोर्स ऊपर नहीं लगेगा। राइज कब करता है? जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। अरे जाके ये लिक्विड का एटम इस सॉलिड के साथ
ट्यूब के एटम के साथ चिपका था, इधर एडेसिव फोर्स ज्यादा था, है तो जाके चिपका था, कोहेसिव फोर्स कम था, तो ऊपर राइज किया। जब यहां पे जाएगा तो ऊपर में तो सॉलिड एटम है ही नहीं, तो एडेसिव फोर्स कम हो जाएगा। अब एडेसिव फोर्स कम हो जाएगा तो इसका जो कर्वेचर है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, धीरे धीरे इसका कर्वेचर कम होने लगेगा। और जब इस सरफेस पे आ जाएगा तो कर्वेचर इसका हो जाएगा सीधा, और कर्वेचर जैसे ही सीधा हो गया, मतलब पूरा सीधा नहीं होगा, उतना ही कर्वेचर रहेगा जितना इस हाइट की वजह से रो जीएच प्रेशर आ रहा एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा प्रेशर इस कर्वेचर की वजह से डेवलप हो जाए, उतना ही कर्वेचर यहां पे बना के रखेगा। पूरा फ्लैट तो हो नहीं सकता ना, अगर पूरा फ्लैट हो जाएगा, मान लो पूरा फ्लैट हो जाएगा तो बाहर अंदर प्रेशर बराबर, बाहर एटमॉस्फेयर तो यहां एटमॉस्फेयर, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा कैसे हो जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहां पे कर्वेचर था थोड़ा ज्यादा, और ये इतना ज्यादा कर्वेचर था कि यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा 2s/r वो बहुत ज्यादा आ रहा। तो बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आएगा तो ये ऊपर बहुत ज्यादा हाइट तक जाएगा, ताकि इस प्रेशर डिफरेंस को रो जीएच से बैलेंस कर पाए। अब मान लो यहां तक पहुंच गया, लेकिन इस रो जीएच की वजह से जो प्रेशर यहां पे डेवलप होगा वो अभी भी 2s/r की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है उससे कम है, तो और ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन और ऊपर तो कैपिलरी ट्यूब है ही नहीं, तो और ऊपर है ही नहीं, तो यहां पे क्या होगा, एडेसिव फोर्स कम होने की वजह से थोड़ा सा इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना सरफेस फ्लैट होता जाता है रेडियस उसकी बढ़ती जाती है। देखो इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस और ज्यादा है, इसका रेडियस और ज्यादा है, फ्लैट सरफेस का रेडियस और ज्यादा होता है, तो क्या होगा बताओ, रेडियस थोड़ा बढ़ा लेगा, और जैसे रेडियस बढ़ाएगा तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा, और उस प्रेशर डिफरेंस को वो उतना ही प्रेशर डिफरेंस कम होकर रह जाएगा जितना ये रो जीएच सफिशिएंट है बैलेंस करने के लिए। मतलब ऊपर सरफेस पे जाके, फ्लैट सरफेस पे जाके ऊपर तो चढ़ नहीं पाता है, इसीलिए उसकी जो कॉन्केविटी होती है उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेता है, और फ्लैट करके उतनी ही वैल्यू रखता है रेडियस का, जिसके वजह से ये 2s/r जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है वो रो जीएच बैलेंस कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करना चाहिए था, उस फॉर्मूले से आ रहा 2s/cos θ/r से आ रहा 30 सेंटीमीटर, लेकिन तुम्हारा ये कैपिलरी ट्यूब 20 सेंटीमीटर तक ही है, तो क्या होगा, क्या यहां पे लिक्विड फिल करके ओवरफ्लो करेगा? नहीं, ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो क्या करेगा, लिक्विड जाना चाहिए 30 सेंटीमीटर तक, लेकिन यहां पे पाइप 20 सेंटीमीटर तक है, तो यहां पे लिक्विड का सरफेस जाके थोड़ा सा अपने कर्वेचर को कम कर लेगा और मैक्सिमम हाइट तक फिल्टेड रहेगा। मतलब यह हुआ कि जब भी इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ट्यूब होगा तो वहां पे लिक्विड मैक्सिमम हाइट तक राइज करके रेस्ट में आ जाएगा। यहां पे लिक्विड राइज करना चाहिए था इन्फिनिटली लार्ज हाइट तक, लेकिन कैपिलरी ट्यूब मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर तक है, जिसमें 8 सेंटीमीटर तक पहले स्टेशनरी कंडीशन में राइज हो रहा था। एसिलरेशन में, एसिलरेटिंग कंटेनर में 20 सेंटीमीटर तक राइज, इन्फिनिट तक राइज होना चाहिए, लेकिन ट्यूब 20 सेंटीमीटर तक है तो मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगा। इसको कहते हैं इनसफिशिएंट लेंथ, इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब, लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो अगर सफिशिएंट लेंथ है, 30 सेंटीमीटर तक राइज करना चाहिए तो 40 सेंटीमीटर तक है तो 30 सेंटीमीटर राइज करेगा। 80 सेंटीमीटर राइज करना चाहिए और 100 सेंटीमीटर तक ट्यूब है तो 80 सेंटीमीटर तक राइज करना चाहिए, कर जाएगा। 80 सेंटीमीटर तक राइज करना चाहिए लेकिन 50 सेंटीमीटर का ट्यूब है तो 50 सेंटीमीटर तक राइज करके रुक जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। और इस पे एक जोरदार सवाल पूछा था, मैं आपको दिखाऊं। इसने सवाल पूछा था कुछ नीट 15 के आसपास, इसमें सवाल पूछा था एक, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही जोरदार सवाल। कैपिलरी ट्यूब ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर आउटसाइड द वाटर इंटायर। नहीं, सवाल रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, ये सवाल तो एग्जैक्टली रिपीट होगा। चलिए वो आ जाएगा सवाल, मैं आपको करा दूंगा। ये नीट 2016 का सवाल है, एक नीट 2016 का सवाल है। सवाल देखिएगा क्या है। 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 एंड ρ3, ρ1 ρ2 एंड ρ3, 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 एंड ρ3 with ρ1 is greater than ρ2, ρ2 is greater than ρ3, मतलब ρ1 is greater than ρ2, ρ2 is greater than ρ3, having the same value of surface tension T, rise the same height in 3 identical capillary tube। अब देखना, surface tension की वैल्यू उसने सेम बता दी, राइज किया h हाइट तक वो सेम बता दिया, सेम कैपिलरी ट्यूब में राइज किया तो रेडियस सेम बता दिया। देन रिलेशन बिटवीन देयर कॉन्टैक्ट एंगल एंड डेंसिटी विल बी। तो जब तुम फॉर्मूला लिखोगे ना, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर, तो इसमें 2 काम करो।
तुमसे रिलेशन थीटा से पूछा है, कॉस थीटा में नहीं पूछा है। तो सबसे पहले कांस्टेंट को इग्नोर करो। कांस्टेंट इग्नोर करोगे तो h सेम है, 2s सेम है, g और r सेम है। तो हमें बचा क्या, यहां पे बचा आपका कॉस थीटा बटा रो इज इक्वल टू सारा टर्म तीनों कैपिलरी ट्यूब के लिए सेम है। तो 2s g r और h सेम है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। उसके बाद कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा होता है, तो रो इंटू थीटा ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, रो ज्यादा तो थीटा कम। तो पहले लिक्विड के लिए एंगल है θ1, पहले लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा तो उसके लिए थीटा सबसे कम होगा, θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, ये रिलेशन। ये तो समझ आ गया सर, θ3 सबसे ज्यादा होगा। अब इसमें θ3 सबसे कम है तो गलत, इसमें θ3 सबसे ज्यादा है, इसमें भी θ3 सबसे ज्यादा है, और ये गलत हो गया, θ3 कम है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर टिक करूंगा, तो इसीलिए बेटा कंसेप्चुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पे 99.99% बच्चे गलत हो गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था साहब कि कैसे आंसर टिक करे। दो रिलेशन तो सही आ रहे हैं। पहले तो cos थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो बताओ, राइज किया है, और लिक्विड राइज कब करता है, जब उस पर चिपकता है, चढ़ जाता है ऐसे, तो ऐसा कॉनकेव एंगल साइड बनेगा, ऊपर कॉनकेव बनेगा, तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होगा। तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होना चाहिए, ये 90 से ज्यादा और पाई से कम बता रहा, ये आंसर होगा, ये गलत हो गया। फोटो देखो, राइज करने वाला फोटो ऐसा रहता है और फॉल करने वाला फोटो ऐसा, ऐसा सरफेस बनेगा, ऐसा ऊपर लिक्विड का सरफेस बनेगा तो फॉल करेगा, ऐसा बनेगा तो राइज करेगा। बताइए समझ आया कि नहीं, एकदम जोरदार तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा, जूरिन्स लॉ। अब रामलाल ने क्या किया कि कैपिलरी ट्यूब को ना नीचे थीटा से घुमा दिया, जैसे बैरोमीटर में मैंने समझाया था। हाँ सर आपने समझाया था। तो अब बोल रहा है कि कितने लेंथ तक इसमें लिक्विड राइज करेगा, है ना, यहां से कितने लेंथ तक। अच्छा एक तो फोटो ये गलत बना है बहुत ज्यादा, यहां से हाइट मेजर करिए, तो एक काम करो, हाइट यहां से मेजर करिए, तो लिक्विड को यहां से मिटाओ, हाइट यहां से मेजर करिए, तो ऊपर लिक्विड नहीं है, लिक्विड सरफेस से ही तो हाइट मेजर करते हैं ना, कि ऊपर कितने हाइट तक लिक्विड राइज किया है बेटा, कितने हाइट तक लिक्विड राइज किया है। बुझा रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बुझा रहा है मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो लिक्विड सरफेस दिखाओ ना, तो देखो ये लिक्विड का सरफेस है, और इस लिक्विड के सरफेस से h हाइट तक ट्यूब में लिक्विड राइज किया है, देखिए h है। तो आपसे पूछा है कि अगर इसको मैं टेढ़ा कर दूं तो कितने लेंथ तक इसमें लिक्विड राइज करेगा, और ये लिक्विड सरफेस है थीटा एंगल पे मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। तो अब सी बात है कि यहाँ पे जो हाइट होगा वो इसके हाइट के बराबर आएगा, ये भी हाइट आपका h ही होना चाहिए। तो L का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा L sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये रहा आपका इस ट्यूब में लिक्विड L लेंथ तक राइज किया है, तो L का वर्टिकल कंपोनेंट होगा L sin थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा, तो L sin थीटा बराबर h, तो L बराबर आएगा आपका h बटा sin थीटा। बहुत इजी है, बैरोमीटर में भी ये मैंने आपको समझाया था, कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, when one end of a towel is dipped in a water, after some time entire towel is wetted due to the rise of water in the innumerable holes, इनन्यूमरेबल बहुत छोटा सा होल्डर लाइक कैपिलरी इन बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ द टॉवल। टॉवल के जो थ्रेड्स होता है ना, एक ही थ्रेड से तो नहीं बना, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, तो बहुत सारे थ्रेड्स सब चिपकते हैं, तो उसके बीच में कैपिलरी बन जाता है, और उस कैपिलरी में लिक्विड क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, उसे चिपक के ऊपर चढ़ने लगता है ड्यू टू कैपिलरी राइज, है ना। ये सवाल नहीं है, कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट, केरोसिन वाइल इन अ लैंटेन। ललटेन जलाते हो गांव घर में, मुझे अभी भी बचपन में याद है कि दिन भर खेलते थे साहब, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, पीट रहे हैं, खेल रहे हैं, और जैसे ही शाम को 6 बजता था, है ना, तो भाग के हम लोग को लालटेन जलाना होता था, है ना। तो सारे लालटेन घर के इकट्ठा करते थे, सारे घर में जो लालटेन होते थे ला के रखता था, उसका शीशा साफ करता था, उसमें केरोसिन डालता था, उसको जला के हर जगह टांग के आता था, और एक लालटेन अपने लिए ले जाता था, और फिर वहां से पढ़ना शुरू करता था। साहब अजब अजब ट्रेडिशन है, दिन भर में कुछ नहीं पढ़ना, आज ऐसी शाम हो तो ललटेन जला के बैठ जाना है पढ़ने, ताकि पूरी दुनिया में अंधेरा हो, हम ललटेन जला के पढ़ रहे हैं तो सबका नजर पड़े कि हम पढ़ रहे हैं। और उसमें भी ऐसा होता था, मेरे पास कई बार हो गया कि मैं अपने मामा जी के यहाँ रहता था, तो मैं जब पढ़ता रहता था ना, तो इस पे किताब रख देता था सामने, और मन में कुछ और चल रहा है, कहानी बुन रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कहीं कुछ और सिचुएशन चल रहा है, अरे आज उसने हरा दिया, कल उसको मैं मारूंगा, आज उसने घेर लिया, कल उसको कूटूंगा, ऐसा चल रहा दिमाग में। और सामने किताब खोला, उसमें 81 पेज नंबर चल रहा।
मामा देख के जाते थे कि अच्छा 81 नंबर पेज पढ़ रहा, आधे घंटे बाद आते थे वही पेज पढ़ रहा, फिर छोड़ देते थे, फिर आधे घंटे बाद आ रहा वही पेज पढ़ रहा, फिर एक बार आते थे चुपके से पेज उठा लिया, बता क्या पढ़ रहा था इसमें, मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से यही पेज चल रहा तुम्हारा। अब मैं भाई साहब पढ़ तो रहा ही नहीं था, बस उसको देख के इमेजिन कर रहा था कुछ और। अब वो क्या करते थे, अच्छा तू मुझे बना रहा है, दे थप्पड़, दे मार, दे कुटाई, उठा के पटक देते। और ये इंसिडेंट सीरीज नंबर ऑफ टाइम्स होता रहता था, रोज 2-4 दिन में ये होता ही रहता था। ये हमारे कुछ खुशनुमा यादें हैं बचपन के। Kerosene oil in a latrine in melted wax in a candle rise in a capillaries in the cotton wax। ये कैपिलरी राइज के कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स है। वाटर फ्रॉम द सॉइल राइज कैपिलरी in a gravity free space liquid in a capillary tube will rise to full length of the tube। yes, ये है insufficient length वाला सवाल, insufficient length वाला सवाल, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि फुल लेंथ तक राइज करेगा। क्यों फुल लेंथ तक राइज करेगा, क्योंकि h बराबर होता है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर, और g की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो इसको 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो गया, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ तक तो राइज कर ही नहीं सकता, तो फुल लेंथ तक राइज कर जाता है। ये सवाल मैं ढूंढ रहा था, री-एम्प्टी 2015 का सवाल है, देखिएगा ध्यान से। वाटर राइज टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h। वाटर राइज टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में वाटर h हाइट तक राइज कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एबव द सरफेस ऑफ वाटर मेड लेस देन h, h से कम हाइट का कैपिलरी ट्यूब उसमें डाल दिया, अब क्या होगा। अब सवाल का ऑप्शन पढ़ना एकदम हंसी आएगा। वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, क्यों नहीं राइज करेगा, कम लेंथ का कैपिलरी रखोगे, h हाइट तक राइज करना चाहिए और तुमने h से कम रखा है लेंथ, तो राइज तो करेगा। वाटर राइज अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग लाइक फाउंटेन। भाई साहब जब फाउंटेन ही बन जाता तो फिर फाउंटेन बनाने की जरूरत क्यों रहती है, कैपिलरी लगा देते वहां, क्यों लाइक फाउंटेन ओवरफ्लो करेगा। वाटर राइज अप टू द फुल कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर राइज अप टू पॉइंट अ लिटिल बिलो द टॉप सिस्टम देयर ना, स्टेज देयर ना, फुल लेंथ तक राइज करेगा। इफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज बैलेंस्ड बाय एन आयल कॉलम ऑफ हाइट 2 mm, then the surface tension of the soap solution will be। excess pressure inside the soap bubble is balanced by the excess pressure होता है 2s/r, और ये exactly balance हुआ है while column of height h मतलब rho g h से। then the surface tension of the soap solution will be, radius of the soap solution is 1 cm and density of oil is 0.8 ग्राम। surface tension की वैल्यू पूछा है तो ये हो जाएगा आपका rho g h r बटा 2s। रो की वैल्यू बताइए 0.8, CGS यूनिट में है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ इस यूनिट में चेंज करेंगे तो। हाँ एकदम सही है, ठीक है। G की वैल्यू बोलिए इस यूनिट में 10, हाइट की वैल्यू बोलिए तो 2 mm, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ और रेडियस है आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा ना, एस थोड़ी नहीं लिखना है, एस तो हमने निकाला है, बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हाँ 3.9 का है आ रहा भाई, ये तो सिंपल 0.8 आना चाहिए। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज बैलेंस्ड बाय द ऑयल कॉलम ऑफ हाइट 2 mm, then the surface tension, अच्छा सोप बबल तो नीचे आएगा 4, सोप बबल है तो नीचे आएगा 4। अब सही है, अब सही है, आ जाएगा आंसर, नीचे आएगा बेटा 4, सोप बबल है तो 4 से 2 कैंसिल आएगा तो 2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.8/2, ये रहने दो। उसका 10⁻³ से 10⁻+3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये है 10 और ये आपका 10⁻², तो ये 10⁻1 बचेगा। इसको आप कह सकते हैं 8/2 × 10⁻², तो 4 × 10⁻², ये आ जाएगा 3.94 ही तो है, 4 × 10⁻², ये आंसर आ जाएगा, सही है। देयर इज अ स्मॉल होल इन अ हॉलो स्फीयर, द वाटर इंटर्स इनटू इट व्हेन इट इज टेकन टू अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। बहुत ही जोरदार सवाल है, समझना। देयर इज अ स्मॉल होल इन अ हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर में छोटा सा एक होल है।
द वॉटर इंटर्स इन इट व्हेन इट इज टेकन टू द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर अंडर वाटर। वाटर के अंदर 40 सेंटीमीटर डेप्थ पे जब मैं इसको ले जाता हूं तभी इसमें पानी अंदर घुसना शुरू होता है, नहीं तो पानी अंदर नहीं घुसता। सर क्यों नहीं घुसता अंदर पानी? पानी तो तुरंत घुस जाना चाहिए, नहीं घुसता। क्यों नहीं घुसता? जैसे ही तुम इसको लिक्विड सरफेस के नीचे ले जाओगे तो यहां पे होल पे ना पानी अंदर जाएगा तो थोड़ा सरफेस कर्व्ड हो जाएगा। सरफेस क्या हो जाएगा? कर्व्ड हो जाएगा। तो यहां पे एच हाइट की वजह से जो प्रेशर आया है रो जी एच, उसके वजह से पानी अंदर जाना चाह रहा, उसकी वजह से पानी क्या चाह रहा? अंदर जाना चाह रहा। और यहां पे सरफेस जैसे ही कॉन्केव होगा तो सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर में सब प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पानी अंदर फिल हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो प्रेशर आया, जैसे फ्लैट सरफेस है तो यहां पे अगर सरफेस फ्लैट होकर सीधा अंदर घुस जाता, जैसे जितना बड़ा होल होगा उतना आसानी से पानी घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी इस तरह का स्ट्रीम बना के अंदर जाना चाहेगा, और जैसे इस तरह का स्ट्रीम बनाना अंदर जाएगा तो जल्दी जल्दी पानी अंदर भर जाएगा, प्रेशर डिफरेंस कम होगा। लेकिन जितना छोटा होल रखोगे रेडियस उतना कम होगा, तो पानी जो घुसना शुरू करेगा ना, देखो जैसे ये होल है, यहां से पानी जो घुसना शुरू करेगा ना इस तरीके से ऐसे घुसना शुरू करेगा, और जैसे ही ऐसे पानी बनेगा तो यहां पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा सरफेस टेंशन की वजह से होगा क्या कि यहां पे जो वाटर का एटम है उसको सरफेस टेंशन की वजह से ये एटम इधर खींचेगा, ये एटम इधर खींचेगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से एटम खींच के उसको ऊपर की तरफ खींच रहा, और सरफेस टेंशन की वजह से इसका पड़ोसी एटम ऊपर खींच रहा, और यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल एच डेप्थ की वजह से नीचे प्रेशर लगा रहा। फील करो, पानी जब होल के अंदर घुसेगा, ये आपका कंटेनर ऐसा बना देता हूं, ये कंटेनर है। अब पानी जब इसके अंदर घुसेगा तो ऐसे पानी है, तो पानी सीधा ऐसे थोड़ी ना दबेगा, पानी इस तरीके से, यहां पे पूरा खाली है तो सरफेस के साथ ऐसा वाटर का सरफेस बना के अंदर जाना चाहेगा, और जैसे ही अंदर जाना चाहेगा तो सरफेस टेढ़ा हो जाएगा। अब जैसे ये कर्व्ड हुआ तो कॉन्केव साइड की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे? तो यहां वाले एटम को ये पकड़ के ऐसे खींचेगा, या वाले एटम को ये पकड़ के ऐसे खींचेगा, तो ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, और एच हाइट की वजह से ऊपर वाला एटम इसको नीचे दबा रहा होगा प्रेशर की वजह से। हाँ, और होल की रेडियस आर है, तो अब एक्सेस प्रेशर 2s/r तक बैलेंस हो जाएगा जो रो जी एच डेवलप कर रहा। अब इससे ज्यादा डेप्थ बढ़ाओगे तो एच हाइट की वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। देयर इज अ स्मॉल होल इन अ हॉलो स्फीयर, द वाटर इंटर्स इट इन व्हेन इट इज टेकन टू द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर अंडर वाटर। द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज दिस, देन डायमीटर ऑफ द होल इज, डायमीटर ऑफ द होल इज, ये पूछा है आपसे। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई रो जी एच। डायमीटर पूछा है 2R, तो यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू बोलिए। सरफेस टेंशन की वैल्यू है आपका 0.7 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख देता हूँ, 7 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रो डेंसिटी, डेंसिटी वाटर है तो 10 टू द पावर 3 ऐसा यूनिट में लिखेंगे। जी की वैल्यू 10 और हाइट आपका दिया 40 सेंटीमीटर, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, तो 00 से 1 0 ये कैंसिल हो, 1 0 4 बचेगा, तो नीचे हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये 7 और ऊपर में आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -5, तो ये हो गया आपका 0.07 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 10 टू -3 को mm लिख सकता हूँ, 0.07 mm इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। When a glass capillary tube of radius इतना is dipped in a water, the water rises to a height 15 centimeter within it. Assume contact angle between the water and the glass is 0 degree, then surface tension of the water is, contact angle 0 degree बोला है, वो assume करने के लिए बोला है, उसके वैल्यू पे हमें निकालना है। तो रेडियस इतना दिया हो तो हाइट इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट नहीं दिया हुआ है। वाटर राइज अप टू द हाइट 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 2 सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? डाइव इन द वाटर राइजेस अप टू 15 सेंटीमीटर, देन द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर पूछा है, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, ये 1 डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू कितना है? तो रो है आपका 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू आपका 10 इंटू रेडियस दिया हुआ है 15 बटा अच्छा सेंटीमीटर में और है तो 10 टू द पावर -2, 10 टू -3, तो ये होगा 15 इंटू 10 टू द पावर -5। यहां से इसको सॉल्व कर लो, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। तो बहुत सारे सवाल मैंने आपको कैपिलरी ट्यूब पे करा दिया। अब आप लास्ट के सवाल देखेंगे तो आपको सवाल
रिपीट होता हुआ दिखेगा, नया सवाल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको 99% PYQ करा दिया है और पूरा चैप्टर का हर एक छोटा छोटा टॉपिक समझाते हुए करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।